सेशन की करते हैं शुरुआत, और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, कहीं ना कहीं तैयारी को पूरी तरीके से जैसा चल रहा है वैसा आप कर रहे हैं, उम्मीद मैं रखता हूं। तो पीडीएफ्स ओपन कर लिया जाए और आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं। सुनो भाई, हम लोग कंप्यूटर सिस्टम पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर सिस्टम में हमने जाना है कंपोनेंट, और कंपोनेंट के तौर पे 5 से 6 कंपोनेंट देखे थे। सीपीयू, मदरबोर्ड, इनपुट आउटपुट, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो अभी तक काफी कंपोनेंट हम पढ़ चुके हैं, और आज के इस वीडियो में जो कंपोनेंट हम उठाएंगे उसके बारे में आप लोग जानते हैं, थंबनेल में आपने चेक कर लिया है। तो मैं कुछ टर्म लिखना चाहता हूं, लेकिन आज मतलब अपनी नोटबुक में आज की डेट और टॉपिक डाल लीजिए, पैरीफेरल डिवाइसेस, शॉर्ट में पीडी लिख लो। मैं इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने के साथ साथ आपको नोट्स में कैसे ऐसा कीवर्ड लिखना है वो भी मैं आपको साथ ही साथ में बताता चलूंगा, जिससे आपको बनाने में परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, पहले देखो, आज हम पैरीफेरल डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। डिवाइसेस को पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म पहले समझने पड़ेंगे। सबसे पहला टर्म है हमारा इनपुट डिवाइस। वैसे तो हम कंप्यूटर के कंपोनेंट में ऑलरेडी हम इसे पढ़ चुके हैं। तो पहला टर्म हमारा लिखो इनपुट डिवाइस, देन उसके बाद दूसरा टर्म आता है हमारा आउटपुट डिवाइस। ये टर्म आप लिख लीजिए। सबसे पहले हम इनका डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस, देन उसके बाद आता है हमारा बूथ डिवाइसेस। और बूथ डिवाइसेस में आप लोग जानते हैं ऐसी डिवाइसेस आती हैं जो इनपुट के साथ साथ आउटपुट का भी काम करती हैं। और चौथे नंबर पर टर्म आता है हमारा पेरीफेरल डिवाइसेस, जो इस टॉपिक का नाम है। इन चारों को पहले समझेंगे, उसके बाद हम ये जानेंगे कि एक्चुअली में हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे और कितने आते हैं। ठीक है, चलिए तो एक एक कर इनका डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज के हिसाब से लिख लीजिएगा। मैं दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डेटा भेजती हैं, यानी ऐसी डिवाइसेस जिनके माध्यम से कंप्यूटर में डेटा या इंस्ट्रक्शन को भेजा जाए, दैट इज इनपुट डिवाइस। ऑलरेडी हम इसका डेफिनेशन लिख चुके हैं, जिनको पता है उनको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये 4 टर्म लिखने हैं। डेफिनेशन भले ही मत लिखना, लेकिन अगर लिखना चाहते हो तो शॉर्ट में लिख लेना। सेंड टू डेटा, मैं इंग्लिश में लिखना चाहता हूं, सेंड टू डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में सेंड टू डेटा इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा भेजना। या सेंड डेटा ऐसे भी लिख सकते थे, बट कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, रिसीव डेटा, रिसीव डेटा जिसे हम रिजल्ट के नाम से भी जानते हैं, रिजल्ट फ्रॉम कंप्यूटर। कंप्यूटर से जो डेटा या रिजल्ट को रिसीव करता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है भाई। बोथ डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो इनपुट के साथ साथ आउटपुट का भी काम करती हैं। तो ऐसी डिवाइस जो इनपुट के साथ साथ आउटपुट का भी काम करें, दैट इज बोथ डिवाइसेस। ठीक है, चलिए पेरीफेरल डिवाइसेस, इसे हम ग्रुप ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ग्रुप ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का जो ग्रुप होता है उसे हम पेरीफेरल बोलते हैं। हाँ, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं तो वो पहले लिखा है उसी को हाईलाइट कर लेना है, वो भी काम चल जाएगा। तो ये 4 टर्म पहले एज अ डेफिनेशन समझना सबसे जरूरी है। इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस जिनसे कंप्यूटर में डेटा भेजा जाएगा। आउटपुट डिवाइस ऐसी जिनसे कंप्यूटर से डेटा रिसीव किया जाएगा। बोथ डिवाइसेस जो इनपुट के साथ साथ आउटपुट का भी काम करेगी, मतलब इनसे कंप्यूटर में डेटा भेजने के साथ साथ आप रिसीव भी कर पाओगे। और पेरीफेरल डिवाइसेस ग्रुप ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, यानी हमारे लैपटॉप पीसी में
जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, चाहे वो इनपुट हो आउटपुट हो, उनके कॉम्बिनेशन को हम लोग पेरिफेरल कहते हैं। ठीक है, ये चारों टर्म का डेफिनेशन है। उम्मीद है कि आपने समझने के साथ साथ लिखा भी होगा। ठीक है, अब मैं आता हूं कि इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, यानी एग्जाम में क्वेश्चंस का बेस क्या रहता है अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात की जाए तो कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले क्वेश्चन आने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने आते हैं। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कितनी रहती है। तो अगर आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, वैसे ऑलरेडी बता चुका हूं, मैंने स्टार्टिंग में जो सेशन लिया था वहां पर हमने डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं पेरिफेरल डिवाइसेस की बात करूं तो पेरिफेरल डिवाइस से कम आप 5 से लेकर 8 से 9 तक आप क्वेश्चन मान लीजिए, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे एक शिफ्ट में देखे जाते हैं इस पर्टिकुलर किससे टॉपिक से। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसी में हमारे 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन का बेस क्या रहता है, यानी कैसे किस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप बेस की बात करें तो बेस में हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमारी डेफिनेशन के ऊपर। किसके ऊपर? डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन में वो किसी भी डिवाइस का डेफिनेशन हो सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन पूछते हैं, उदाहरण पर। उदाहरण का मतलब कि कौन सी डिवाइसेस किसकी है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आता है उनके यूज, यानी पर्टिकुलर जो डिवाइसेस आप पढ़ेंगे उसका उपयोग क्या है, कहां पर होता है, कैसे होता है, वो सब कहानी। तो ओवरऑल पूछा जाए कि डिवाइसेस में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे, यानी 3 प्रकार के कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी डिवाइस का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, इस डेफिनेशन में आप उस पर्टिकुलर डिवाइस में अगर एब्रीविएशन है तो उसकी फुल फॉर्म को भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो डिवाइसेस की कैटेगरी है, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल या फिर हमारी बोथ, इनकी डेफिनेशन पर भी क्वेश्चन आता है। और दूसरा है एग्जाम्पल्स, भाई कौन सा इनपुट का है या नहीं है, कौन सा बोथ का है या फिर नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक काम करते हैं कि हर एक कैटेगरी के हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद हमारे कैटेगरी को उठाएंगे और फिर आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको एग्जाम्पल लिखने नहीं है, लिखना चाहते हो तो ये इन्हीं के बगल में आप इन ब्रीफ लिख लेना। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइस लिखाना चाहता हूं कि इनपुट डिवाइस के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, इन ब्रीफ लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ सुन लो, वहां से भी काम हो जाएगा। चलिए, अगर मैं इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स दूं तो इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है? सबसे पहले नंबर पे हमारे पास कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड के बाद हमारे पास माउस आता है। माउस की बात करें तो माउस के बाद हमारा स्कैनर आएगा। स्कैनर के कई वेरिएंट हैं। अगर आप स्कैनर के वेरिएंट की बात करें तो स्कैनर में OCR आता है, स्कैनर में OMR आता है, स्कैनर में MICR आता है, MICR आता है, स्कैनर में हमारा BCR आता है। ये 3 प्रकार के स्कैनर होते हैं। स्कैनर के अलावा हमारा अगर देखा जाए तो कौन सी डिवाइसेस है, स्कैनर के अलावा हमारे पास और मतलब आ तो रही, लिख नहीं पा रहा हूं। चलिए, स्कैनर के अलावा हमारे पास ट्रैक वॉल होता है, ट्रैक वॉल है। ठीक है, ट्रैक वॉल के अलावा हमारे पास टच पैड होता है। टच पैड, ये इनपुट डिवाइस के एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। ठीक है, हमारे पास जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक है, स्टाइलस है, ग्राफिक टैबलेट है, ग्राफिक टैबलेट है, बायोमेट्रिक लाइट पेन है, बिल्कुल सही है। लाइट पेन, जो भी काफी लोग कमेंट में भी लिख रहे हैं, लाइट पेन है हमारे पास। कैमरा है, वेबकैम है, बायोमेट्रिक तो स्टूडेंट ने लिखिया है, बायोमेट्रिक है। ये वो डिवाइसेस हैं जो हमारे इनपुट में आती हैं, इनपुट के एग्जाम्पल्स हैं ये। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं इसलिए मैंने ये लिखी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस,
अब दूसरा, एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में चार हैं। पहला मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा प्लॉटर और चौथा स्पीकर। अगर मैंने स्पीकर यहां पे लिखा है तो भाई इनपुट डिवाइस का एक एग्जांपल और मेंशन कर लीजिएगा, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो माइक। आउटपुट डिवाइस की चार एग्जांपल लिख लिए, चार बहुत पॉपुलर हैं। प्रिंटर है, मॉनिटर है, प्लॉटर और स्पीकर, बहुत जरूरी है। अब आते हम ऐसे एग्जांपल पर जो बोथ की बात करते हैं, यानी जो इनपुट के साथ एग्जांपल्स ऑफ बोथ डिवाइसेस। बोथ, बोथ का मतलब जो इनपुट के साथ साथ आउटपुट का भी काम करें। इसमें हमारे पास जैसे कुछ लोग फैक्स मशीन लिख रहे हैं तो फैक्स मशीन आता है। हमारी मेमोरी डिवाइसेस, जो इतनी मेमोरी आपने पढ़ी है या जिन लोग वैसे इस बैच में पहले ही पढ़ा दिए, बाकी बाद में पढ़ते थे। हमारे पास मेमोरी डिवाइसेस है, हमारे पास एक्सपेंशन कार्ड है। एक्सपेंशन कार्ड, कोई भी कार्ड आप ले लो, एक्सपेंशन कार्ड मैंने मेंशन कर दिया ना तो सारे कार्ड आ जाएंगे। चाहे वो मैं एनआईसी की बात करूं, मैं ग्राफिक कार्ड या वीडियो कार्ड की बात करूं या फिर साउंड कार्ड की बात करूं, सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो स्टूडेंट लिख रहे हैं सर हेडफोन आएगा, हेडफोन, हेडफोन इसमें आता है। और इसके अलावा सर मॉडेम इसी का डिवाइसेस है, मॉडेम। मॉडेम के अलावा एक डिवाइसेस और आती है टर्मिनल। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी बोथ की कैटेगरी में आते हैं, जो इनपुट के साथ साथ आउटपुट का भी काम करते हैं, ठीक है। तो यहां तक अभी तक मैंने आपको जो चारों टर्म थे, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल और बोथ, इनकी डेफिनेशन बताई और हर एक डिवाइसेस कैटेगरी के एग्जाम्पल्स आपको बताई, ठीक है। अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कौन सी कैटेगरी में कौन सा एग्जाम्पल है या कौन सा नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एक कैटेगरी को उठाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो कैटेगरी आती है वो आती है इनपुट डिवाइस। कौन सी आती है? सबसे पहले कैटेगरी हमारे पास आती है इनपुट डिवाइस। डेफिनेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इनपुट डिवाइस में सबसे पहले नंबर पर जो डिवाइसेस है उसका नाम है कीबोर्ड। पहले नंबर पे क्यों है? क्योंकि कीबोर्ड एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम प्राइमरी डिवाइसेस कहते हैं। कीबोर्ड एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहते हैं। प्राइमरी का मतलब जानते हो? मेन। तो कीबोर्ड के बारे में जो पहला टर्म है वो आपको मेंशन कर देना है कि कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। प्राइमरी का मतलब मेन, यानी जब भी सिस्टम बनाया जाएगा तो इनपुट डिवाइस में सबसे जरूरी जो डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस ही है। और इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना, मतलब स्पेशली अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो कीबोर्ड में पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है और पढ़ने के बाद एग्जाम में अप्लाई करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम में हमें कीबोर्ड मिलता है टाइपिंग के लिए, कीबोर्ड माउस दोनों मिलते हैं, तो इसीलिए आसान हो जाता है। बाकी मॉनिटर आउटपुट डिवाइस में प्राइमरी होता है, मॉनिटर स्क्रीन पर हम लोग वहां पे पेपर करते हैं तो वो भी हमें एग्जाम में मिलता है। इसीलिए कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर तीनों के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में वो आप आसानी से कर जाते हो, इन पर ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब कीबोर्ड में सबसे पहला पॉइंट है कि ये एक इनपुट डिवाइस है। कौन सा? प्राइमरी वाला, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कीबोर्ड में इनपुट डिवाइसेस को ढंग से देखेंगे तो एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी कि कीबोर्ड में हमारी कीज होती हैं। कीबोर्ड में क्या होती हैं? कीबोर्ड में हमारे पास कीज है। तो अगर पूछी जाए कितनी कीज है तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 या 105 कीज होती हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में अगर कीज की संख्या पूछी जाए ना, कीज की संख्या, तो 105 या 104 कीज का हमारा कीबोर्ड होता है। ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड का लिखा है मैंने। अगर पूछा जाए कि इसका उपयोग कहाँ होता है, यूज, तो यूज होता है हमारा जीयूआई इंटरफेस पर हमारा कीबोर्ड काम करता है स्पेशली। नहीं, कीबोर्ड का जो यूज है ना वो स्पेशली हम जीयूआई इंटरफेस पे यूज करते हैं। सॉरी, जीयूआई नहीं यार, क्या लिख रहा हूं यार। इसका जो यूज है ना वो हम सी यू आई इंटरफेस पे यूज करते हैं। सी यू आई मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस।
कैरेक्टर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। लेकिन ये ऑल्सो जीयूआई इंटरफेस, मतलब ये सीयूआई के साथ साथ जीयूआई पर भी काम कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कीबोर्ड सिर्फ और सिर्फ हमारा सीयूआई इंटरफेस पे ही काम करे, वो जीयूआई पर भी काम कर सकता है। तो ऑल्सो लिख दिया है मैंने बगल में, वो भी आप थोड़ा सा याद रखना। तो ये हो गया हमारा कौन सा, तीसरा पॉइंट। उम्मीद है कि आप तीसरे पॉइंट में यहां तक समझ पाएंगे। थोड़ी हिंट के साथ चलेंगे जिससे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, और जैसा बता रहा हूं वैसा आप थोड़े थोड़े पॉइंट में लिखते जाना, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जीयूआई मतलब मेन तो सीयूआई पे काम करता है, बट सीयूआई के साथ साथ जीयूआई पे भी काम करता है। तो आप ऐसे लिख सकते थे अगर इन और शॉर्ट में लिखना चाहते, यानी दोनों पे काम करता है। ये जो इंटरफेस है हमारा, ये सॉरी कीबोर्ड, कीबोर्ड हमारा सीयू के साथ साथ जीयूआई पर भी काम करता है। तो दोनों इंटरफेस एज अ यूज में लिखोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, भूलोगे नहीं, क्योंकि भूलने की गुंजाइश यही होती है जो अक्सर हमारे गड़बड़ कर जाती है। ठीक है, साथ ही साथ में एक पॉइंट और लिखना है कि ये नेटवर्क में शेयर नहीं होता, यानी कांट शेयर, कांट शेयर इन अ नेटवर्क, यानी इसे नेटवर्क में शेयर नहीं किया जा सकता। नेटवर्क में शेयर का मतलब है कि ये सिंगल यूजर ही यूज होगा, मतलब इस पर एक यूजर एक समय में काम कर पाएगा। सबसे जरूरी, सबसे जरूरी जानते हैं, सबसे जरूरी है हमारा कीबोर्ड में कीज का क्लासिफिकेशन। अगर आप देखेंगे सबसे जरूरी क्या है, कीज का क्लासिफिकेशन, तो वो मुझे करना है। अगर आप कीज का क्लासिफिकेशन करें तो कीज में सबसे पहले नंबर पर जो कीज आती है, सबसे पहले नंबर पे वो आती है हमारी फंक्शन की। फंक्शन की पहचान है कि ये F1 से लेकर F12 तक होती है, और F12 तक आप अगर इसकी पोजीशन को चेक करेंगे, पोजीशन, तो हमारे कीबोर्ड में सबसे टॉप पर होती हैं फंक्शन कीज। दूसरी की हमारी मॉडिफायर की होती हैं, मॉडिफायर कीज। तीसरी की हमारी टॉगल की होती हैं। फिर हमारा न्यूमेरिक कीपैड की होता है। और उसके बाद नेविगेशन की आती है, नेविगेशन, जो आप नहीं लिख पाए उसे छोड़ दीजिएगा। और बाद में आती है हमारी कुछ स्पेशल कीज। ये कीज का क्लासिफिकेशन है टोटल, तो थोड़ा थोड़ा हिंट में डाल लीजिएगा। नेविगेशन कीज हैं, एक स्पेशल की के अलावा एक और की का क्लासिफिकेशन होता है, कंट्रोल कीज भी होती हैं, कंट्रोल कीज। नहीं, ग्राफिकल को ग्राफिकल इमेज से रिलेट, इमेज का ही दूसरा नाम है ग्राफिक, लेकिन इमेज नहीं कहते, इमेज का ही दूसरा नाम है। ठीक है, ठीक है, तो ये है हमारा टोटल कीज का क्लासिफिकेशन। अब जैसे जैसे बनाया, हो सकता है कि आपके नोटबुक में ना आए, बट कोई दिक्कत नहीं, दूसरी लाइन में लिख लेना। मैं यहां पर थोड़ा थोड़ा हिंट करना चाहता हूं कैसे कैसे। देखो, अगर आप फंक्शन की बात करें तो फंक्शन की का यूज, फंक्शन की आप कब पढ़ेंगे, तो मैं यहां पे हिंट कर देता हूं। फंक्शन की को हम शॉर्टकट की में पढ़ते हैं।
शॉर्टकट की पढ़ाएंगे वहां पर हम इसे क्लियर करेंगे। फिर भी यहां पर इन ब्रीफ समझा देता हूं। फंक्शन की आपके कीबोर्ड में सबसे टॉप पर होती है, F1 से लेकर F12 तक है, नहीं 12 की हैं। हर फंक्शन की का एक अपना यूज है, लेकिन साथ ही साथ में एक और चीज मैं आपको फंक्शन की के बारे में बता देता हूं। फंक्शन की का यूज करने, जब आप फंक्शन की को ढंग से देखते हैं तो हर एक फंक्शन की पर दो पिक्चर छपी हुई हैं। जैसे F1 की पर अगर आप जाओगे तो दो नजर आएंगी, F2 पे दो हैं, यानी फंक्शन की पर हमें मल्टीमीडिया सिंबल भी दिखाई देते हैं। अब फंक्शन कीज का यूज करने के लिए हमारे कीबोर्ड में Fn की होती, क्या होता है, Fn की होती, इतना बस याद रखना है। फंक्शन की का यूज करने के लिए हमारे कीबोर्ड में Fn की होती है, यहां पर कंट्रोल के बगल में होती है Fn की, इसको प्रेस करके हम फंक्शन की का यूज करते हैं। बाकी हर किस फंक्शन की का क्या यूज है वो मैं शॉर्टकट की में बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं मॉडिफायर की। मॉडिफायर की ऐसे की जिनका सिंगल यूज नहीं है, यानी अकेले यूज नहीं होता, तो मॉडिफायर की के आगे लिखो ऐसी की जिनका अकेले यूज नहीं है, अकेले अकेले यूज उपयोग नहीं होता, अकेले उपयोग नहीं होता हिंदी में ये, और इंग्लिश में थोड़ा यूज करके अकेले यूज नहीं है। यानी मॉडिफायर की ऐसी हैं जिनका अकेले यूज नहीं होता, और मॉडिफायर की में हमारे पास टोटल 3 की आती हैं। पहला कंट्रोल, दूसरा हमारे पास शिफ्ट, तीसरा हमारे पास अल्ट। ये 3 की होती है मॉडिफायर की में, अकेले यूज नहीं है। जितनी भी शॉर्टकट कीज है ना वो इन्हीं की मदद से बनी है। क्यों? क्योंकि अकेले नहीं चलती, अंधेरे में इनको डर लगता है। तो बस आप ऐसे याद रखिएगा, मॉडिफायर की हैं जिनको अंधेरे में डर लगता है उनको ले। बचपन में क्या, बचपन में आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मैं तो भाई गांव से बिलोंग करता हूं, लगभग 10-12 साल गांव में रहा था स्टार्टिंग के साल। तो वहां पर तो रात में निकलने में बहुत डर लगता था, पहले की बात है। तो हम अकेले नहीं जाते थे, किसी को साथ में लेके जाते थे। सेम कंडीशन इनकी भी है कि इनको अकेले नहीं जाना, साथ में चाहिए कोई ना कोई, तो सेम काम इनका भी है। तो मॉडिफायर की समझ में आ गई। और एग्जाम में देखो, एग्जाम में दोनों प्रकार से क्वेश्चन आता है कि मॉडिफायर की क्या होती है और कौन सी मॉडिफायर की है या नहीं है या कितनी होती है। तो ये सारी चीजें यहां पर क्लियर हो रही हैं। अब हम चलते हैं टॉगल की। टॉगल की ऐसी की होती है जो ऑन और ऑफ के लिए यूज होती हैं, यानी जब किसी को चालू बंद करना है। ऑन और ऑफ का मतलब हिंदी में आप लिख सकते हैं, जब चालू बंद करने का केस हो तो समझ जाना वहां पर टॉगल की का केस बनता है। किसका बनता है? टॉगल का बनता है। टॉगल में भी हमारे पास 3 की आती हैं। कौन सी? एक आती है हमारे पास कैप्स लॉक की, एक आती है हमारे पास कैप्स लॉक की, दूसरी आती है हमारे पास नम लॉक की, तीसरी आती है हमारे पास स्क्रॉल लॉक की। यानी तीनों के तीनों जो लॉक होते हैं वो टॉगल केस में आते हैं। तीनों के तीनों जो होते हैं वो हमारे टॉगल केस में आते हैं। क्या यूज है इनका? तो सुनो भाई, इनका यूज कैसे याद है। कैप्स लॉक की बात करें तो ये कैपिटल और स्मॉल केस में यूज होता है। यानी जब आपको किसी लेटर को कैपिटल बनाना है, कैपिटल या स्मॉल लेटर लिखने हैं, स्मॉल लेटर लिखनी है, तब हम इसका यूज करते हैं कैप्स लॉक की का, ठीक है। नम लॉक की बात करें तो ये न्यूमेरिक कीपैड को ऑन और ऑफ करता है। न्यूमेरिक जो कीपैड है ना उसे चालू बंद करने के लिए यूज होता है। और स्क्रॉल लॉक हमारी स्क्रॉलिंग को लॉक करता है। स्क्रॉलिंग जानते हैं, जब हमें ऊपर नीचे करना है, हमें अप एंड डाउन करना है, इस अप एंड डाउन को क्या करना है, हमें लॉक करने का केस है। ये जो हमारा स्क्रॉलिंग है ना, इस स्क्रॉलिंग को लॉक करना है तो हमारा ये स्क्रॉल लॉक यूज होता है। तो अभी तक हमने 3 कैटेगरी पढ़ ली। फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक। मॉडिफायर की 3 है, अकेले नहीं चलती है, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट दबाते रहो कुछ नहीं होने वाला। टॉगल की चालू बंद के केस में यूज होती है। कैप्स लॉक की कैपिटल स्मॉल लेटर केस में यूज होती है। नम लॉक की, हाँ याद रखिएगा, जब आप कैप्स लॉक की दबाती हैं फिर लेटर लिखते हैं तो कैपिटल लिखा जाएगा। और हाँ एक चीज और याद रखिएगा कि अगर आप कैप्स लॉक की का यूज कैपिटल लेटर नहीं करना चाहते तो आप
कैपिटल स्मॉल के लिए शिफ्ट की का भी यूज कर सकते हो। तो शिफ्ट की एक ऐसी की होती है जिसके साथ अगर आप कोई दूसरा की प्रेस करते हैं तो वो कैपिटल स्मॉल की तरह काम करता है। तो शिफ्ट की से आप किसी लेटर को कैपिटल स्मॉल लिख सकते हैं, ये भी आपको साइड में डाल लेना है, ठीक है। वैसे आप टाइपिंग में शिफ्ट का यूज करते हो तो पता है वहां से, फिर भी बताने का फर्ज है वो हमें निभाना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड। नाम में डेफिनेशन है, हमारे कीबोर्ड के राइट साइड में आता है और इस न्यूमेरिक कीपैड में टोटल 17 कीज होती हैं, 17 की। आप खुद ही काउंट कर लीजिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिक कीपैड में का यूज है जब हमें बहुत फास्ट तरीके से नंबर टाइप करने हैं, तब हम न्यूमेरिक कीपैड का यूज करते हैं। लेकिन न्यूमेरिक कीपैड की क्वालिटी है कि न्यूमेरिक कीपैड में हर एक की पर दो पिक्चर नजर आती हैं। नंबर तो हमें मिलता ही है, लेकिन नंबर के अलावा कुछ स्पेशल कीज के सिंबल भी आपको मिल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यानी अगर हमारा न्यूमेरिक कीपैड ऑन होगा तो वो नंबर की तरह काम करेगा। अगर वो जो नंबर लॉक है वो हमारा ऑन नहीं है, मतलब ऑफ है, तो हमारे वो स्पेशल कीज जो, जैसे अगर मैं एज ए एग्जांपल बताऊं तो आप समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास 4 नंबर का जो कीज है ना, 4 नंबर पे 4 तो लिखा रहता है, 4 के अलावा ये लेफ्ट एरो भी है। क्या मतलब है इसका, तो अगर नंबर लॉक हमारा ऑन है तो न्यूमेरिक कीपैड ऑन है, तो जब आप चौथे नंबर का की दबाओगे तो 4 नंबर लिखा जाएगा। इन केस अगर न्यूमेरिक कीपैड बंद होगा तो अगर फिर आप 4 की को दबाते हैं तो हमारा फिर 4 नंबर नहीं आएगा, वो लेफ्ट एरो की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये होती है हमारे न्यूमेरिक कीपैड, समझ गए। ऐसे ही आपके सामने भाई टाइपिंग करोगे तो वहां पे कीपैड होता है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई 2 पर क्या है, 8 पर क्या है, 9 पर क्या है। बताने की जब जरूरत होती, जब आपके एग्जाम में इनकेस कीबोर्ड दिया नहीं जाता आपको, तो फिर बताने की जरूरत होती, वहां पे याद भी रखना पड़ता। लेकिन आपके सामने खुद कीबोर्ड होता है, इनकेस पूछ भी लिया कि हमारा जो न्यूमेरिक कीपैड तो छोड़ो, जहां पर वो लेटर लिखे रहते हैं, लेटर के ऊपर भी नंबर की होती है, तो वहां पर 2 के ऊपर क्या सिंबल होता है, मतलब 2 पे 2 तो लिखा रहता है, लेकिन इसके अलावा कौन सा कैरेक्टर आता है वो पूछ लिया, तो वो तो याद जब करना पड़ता है जब हमारे एग्जाम में कीबोर्ड नहीं दिया जाता। अब एग्जाम में कीबोर्ड दिया रहता है तो हम देखकर बता सकते हैं कि 2 नंबर की जो की होती है वो उस पर 2 तो होता है, बाकी एट द रेट सिंबल भी होता है। तो ये याद नहीं करना, क्योंकि कीबोर्ड है हमारे एग्जाम में तो वो हमारी मदद करेगा, ठीक है। अब हम अगली कीज क्लासिफिकेशन पे जाते हैं जिसका नाम है नेविगेशन कीज। अगला की क्लासिफिकेशन कौन सा है, नेविगेशन कीज। अच्छा, नेविगेशन का हिंदी ट्रांसलेशन आप जान सकते हैं। नेविगेशन कीज, नेविगेशन की का क्या मतलब है, नेविगेशन की ऐसी की जो डायरेक्शन डिफाइन करें, ऐसी की जो डायरेक्शन, डायरेक्शन का अगर हिंदी पूछोगे तो आप बोलोगे जो दिशा देती हैं, जो एक दिशा को रिप्रेजेंट करें, समझ जाना वो नेविगेशन कीज हैं। एक जो दिशा को डिफाइन करें, दिशा, डायरेक्शन, दूरी, दूरी तो वो डिस्टेंस हो जाती है, वो चीज अलग है। अब नेविगेशन में कौन कौन सी आती हैं, तो सुनो भाई। नेविगेशन में हमारे पास होम की आती है, होम। नेविगेशन में हमारे पास एंड की आती है, एंड। नेविगेशन में हमारे पास पेज अप की आती है, पेज अप। नेविगेशन में हमारे पास पेज डाउन की आती है, ठीक है। नेविगेशन में हमारे पास नेविगेशन में हमारे पास एरो कीज आती, एरो। और एरो कीज तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कितनी होती हैं सर, टोटल 4 होती हैं। लेफ्ट लेफ्ट साइड की बात करता है, अप ऊपर की बात करता है, राइट राइट साइड में, और डाउन डाउन की बात करता है, ठीक है। बाकी की क्या कहती है भाई, बाकी की तो अगर आप जाओगे होम, तो होम हमारी स्टार्टिंग यानी शुरुआत की बात करता है, हिंदी में लिख लो, ये शुरुआत की बात करता है, बिल्कुल शुरू में जाना है तो हम होम की का यूज करते हैं। और एंड, एंड मतलब लास्ट, लास्ट मतलब अंत में जाना है, बिल्कुल लास्ट अंत में जाना है। तो बिगिनिंग, इसे इंग्लिश में लिखा जाता है बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत की बात करनी है। हिंदी वाले इंग्लिश में लिख लें, और ये लास्ट की बात करता है। पेज अप, पेज डाउन, देखो पेज अप मतलब एक पेज ऊपर, पेज अप मतलब ऊपर, और पेज डाउन मतलब नीचे। ये इनके नाम से डेफिनेशन है। बाकी एक डेफिनेशन और बनती है, ऊपर प्रीवियस की बात करता है, ऊपर हमारा प्रीवियस की बात करेगा, और नीचे हमारा नेक्स्ट की बात करता है, अगले पर जाना है,
नेक्स्ट पर जाना है तो वहां पर हम, ये शॉर्टकट की में काम आएगा आपका, तो ये कीज क्योंकि शॉर्टकट की यहीं से बनती हैं, इसीलिए इनका यूज बहुत जरूरी है। तो पेज अप देखो, पेज अप ऊपर जाता है इसीलिए प्रीवियस है, पेज डाउन नीचे जाता है तो इसीलिए नेक्स्ट की बात करता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे नेविगेशन कीज। अब नेविगेशन कीज के अलावा अब आती है हमारे पास कुछ स्पेशल की, सबसे जरूरी यही है, सबसे जरूरी यही फंसाती स्पेशल कीज। अब स्पेशल कीज में सुनो भाई, सबसे पहले नंबर पे आती है हमारी ई एस सी की। ई एस सी, इसका नाम है एस्केप की। यूज क्या है, उपयोग, तो जब भी कोई चीज क्लोज करनी है, बंद करनी है, या फिर कोई चीज कैंसिल करनी है, तो उस केस में हम एस्केप की का यूज करते हैं। एस्केप की के दो यूजेस हैं, बंद करना है या फिर कैंसिल करना है, तब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एस्केप की के अलावा हमारे पास एंटर की आता है, एंटर। हमारे पास टैब की होता है, टैब। स्पेस बार है। इंसर्ट है। विन की है। चलिए पहले इनके यूजेस लिख लेते हैं। एंटर की, किसी को ओपन करना है या सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट का केस भी बन जाता है, बस ओपन सही है। ओपन के साथ साथ आप एग्जीक्यूशन भी लिख सकते हैं। किसी को एग्जीक्यूट कराना है, एग्जीक्यूट का मतलब किसी पे प्रतिक्रिया देनी है, मतलब सेलेक्ट है तो एंटर कर दो, ओपन हो जाएगा। दिस इज अ एंटर की। टैब की, टैब की हमारा मूव करता है, मूव करना है, यानी हमें लोकेशन चेंज करनी है, लोकेशन बदलनी है, तो यूज किया जाता है। स्पेस बार, स्पेस बार की क्वालिटी है कि सबसे बड़ी होती है, ये हमारी सबसे बड़ी की है। सबसे बड़ी के साथ साथ ये वर्ड का क्रिएशन करती है, वर्ड क्रिएट करना इसका काम है। वही वर्ड के बीच, वर्ड का जो स्पेस है ना, क्योंकि लेटर से मिलके वर्ड बनता है और वर्ड में जब स्पेस दिया जाता है तभी वो वर्ड का क्रिएशन होता है। इंसर्ट की, कोई भी चीज ऐड करने की बात करती है, ऐड करना है तो उस केस में हम इंसर्ट की बात करते हैं। विंडो की, विन की, जैसे हम विंडो की या स्टार्ट बटन ओपन करना है, स्टार्ट बटन एक्टिव करना है, तब हम इसका यूज करते हैं। यानी विंडो की को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विंडो की कुछ ऐसी हमें नजर आती है, ऐसी चौखोर में हमें दिखती है। तो स्टार्ट बटन जो ओपन करता है वो हमारा विंडो की है। इसमें दो महत्वपूर्ण की रह गई, उन की को मैं यहीं पर बता देता हूं। उनके लिए एक शब्द लिखना चाहता हूं, शब्द, जैसे कोई भी शब्द लिख लो। आज आप लिख लो, जैसे आपने डिवाइसेस लिखा, डिवाइसेस, डी वी आई ई सी, ठीक है, डिवाइसेस लिखा, और डिवाइसेस में आपका कर्सर पोजीशन ये है, आपका कर्सर पोजीशन ये है, ये क्या है, ये हमारा कर्सर है। और अगर हमें कर्सर के इधर डिलीट करना है तो हम बैक स्पेस की का यूज करते हैं। और अगर हमें कर्सर के इधर डिलीट करना है तो हम डिलीट की का यूज करते हैं। यानी इसके ब्रैकेट में आप देखो, बैक स्पेस की दबाएंगे तो हमारा आई डिलीट होगा, और डिलीट की प्रेस करेंगे तो हमारा सी डिलीट होगा। बैक स्पेस और डिलीट दोनों ऐसी की हैं जो किसी ना किसी को इरेज या रिमूव करने की बात करेंगी, बट कैसे करेंगी उनका मैंने पोजीशन बता दिया। बाकी मॉडिफायर की के साथ इनके यूजेस बदल जाते हैं। जैसे हम अगर बैक स्पेस की को अभी प्रेस करेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड में कैरेक्टर डिलीट होगा, वहीं अगर आपने कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाया तो लेफ्ट साइड में हमारा एक वर्ड डिलीट होगा।
तो डिलीट का मतलब तो आप जानते ही हैं, डिलीट का मतलब होता है कोई चीज इरेज करना। डिलीट का मतलब होता है कोई चीज आप इरेज करना चाहते हो, तो वो मैंने आपको लिखा दिया। बैक स्पेस का भी लगभग यही यूज है। इसमें कुछ कीज हमारी और बच रही हैं, कीबोर्ड में कुछ और कीज हैं, जैसे एक हमारी प्रिंट स्क्रीन की होती है, PRTSC। एक हमारी की होती प्रिंट स्क्रीन की, क्या यूज है, पहले तो लिखो इसका मतलब क्या है। तो इसे बोलते हैं प्रिंट स्क्रीन की। क्या यूज है, तो आप यूजर्स में लिखो स्क्रीनशॉट लेता है। प्रिंट स्क्रीन की से क्या होता है, स्क्रीनशॉट लिया जाता है, स्क्रीनशॉट, या जिसे आप स्नैपशॉट कहते हैं, स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट में भी भाई दो बन जाते हैं, जैसे अगर आपको होल विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है, पूरी विंडो का लेना है, होल विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप एक्टिव विंडो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, एक्टिव विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है, एक्टिव विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है, तो अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस कर दीजिए। अल्ट के साथ आप प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस कर दीजिए, तो हमारा एक्टिव विंडो का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा कीज का क्लासिफिकेशन था जो हमने किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब एक लास्ट कीज का क्लासिफिकेशन बचता है, जिसका नाम है कंट्रोल कीज। देखो, कंट्रोल कीज का मतलब है जो किसी ना किसी चीज को कंट्रोल करे, जो किसी को कंट्रोल करती हैं, वो हमारी कंट्रोल की होती हैं। अब कंट्रोल की में कौन कौन सी आती हैं, तो कंट्रोल की में आप सुनो भाई, कंट्रोल की में हमारे पास डिलीट की रहती है, डिलीट करना है हमें, इंसर्ट करना है, इंसर्ट के साथ जाते हैं, हमारी अल्ट की आती है, हमारी कंट्रोल की आती है, हमारी एस्केप की इसमें आती है। इसके अलावा हमारी जो नेविगेशन कीज है ना, वो इसी कंट्रोल की कैटेगरी में आ जाती हैं। क्यों, क्योंकि वो भी किसी ना किसी को कंट्रोल ही तो करती हैं। नहीं, पेज ब्रेक की कहाँ होती है, पेज ब्रेक तो नहीं होती यार कीबोर्ड में। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारे कीबोर्ड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एक बार अपने नोट्स में चेक कर लेते हैं कि हमने सारी चीजें सही पढ़ ली, कि कुछ छूट तो नहीं गया है। देख लो एक बार, अगर कुछ छूटा हो तो। जैसे ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, विंडो स्पेस, राइट क्लिक हो गई, राइट क्लिक कभी कभी मिल जाती है, राइट क्लिक होता है जो माउस की राइट क्लिक की तरह काम करता है। पॉज ब्रेक है रोकने के लिए, ठीक है, पेज डाउन हो गया, नेविगेशन हो गया। एक लाइट लास्ट पॉइंट मेंशन कर लीजिएगा, टाइप ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के तीन प्रकार हैं, तीनों को लिख लीजिएगा। और तीनों का लिखने का एक तरीका यह है कि हमारे कीबोर्ड लेआउट में जो स्टार्टिंग लेटर होते हैं, वही हमारे कीबोर्ड के टाइप या लेआउट को डिफाइन कर जाते हैं। तो ये हमारे टोटल कीबोर्ड के टाइप्स हैं। पेज ब्रेक वगैरह वो हम सब आगे जानेंगे जब हम पढ़ेंगे आगे। तो यहां तक हो जाता है हमारा कीबोर्ड, यानी सबसे प्राइमरी की जिसे हम कीबोर्ड कह रहे हैं। यहां तक समझ में आया, एक बार कंफर्म करें जिससे मैं आगे जाता हूं। पॉज ब्रेक आप लिख सकते हैं, पॉज ब्रेक कीबोर्ड में होता है। तो पॉज ब्रेक का मतलब रोकना, जैसे प्ले और पॉज ब्रेक नहीं होता, सेम वैसे ही। अभी क्लास में है, क्लास के बाद कॉल करिएगा, क्लास में है। 9:30, 9:30, 9:30 क्लास में, क्लास ही चल रही है अभी, स्टेटस लगी है, देख लो। समझ में आ गया, ओके, यस, डन, सब कुछ लिख दीजिए। वेबसाइट वालों का क्या कहना है भाई। लिख रहे हो ना साथ में, लिखते देखो, लिखना, मैं ये नहीं कहता कि मैंडेटरी है, लिखना इसीलिए जरूरी है कि आप जब रिवीजन करोगे ना, तो जो लिखा हुआ कंटेंट है वो रिवीजन में बड़ी मदद करेगा। इसीलिए एज अ कीवर्ड तो लिखो ही आप, बाकी डिटेल तो मैं वैसे भी नहीं लिख पाता भाई। सेंटेंस मैंने कभी किसी का नहीं लिखवाया। गॉट इट, थैंक यू।
ठीक है ना। अगर कीबोर्ड समझ में आ गया है और लिखने का पैटर्न समझ में आ गया है तो मैं चाहूंगा कि अगले को फिर मैं नोट से ही सीधा हाईलाइट कर दूंगा, जिससे आपका समय सब कुछ बचेगा और आपको समझाने का काम रहेगा मेरा, मुंह में समझा दूंगा। ठीक है, ऐसा ही करें। तो अगली डिवाइस कौन सी है? अगली डिवाइस है हमारे पास माउस। तो कैसे लिखना चाहो तो ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं कि अगली डिवाइस आती है हमारे पास माउस। क्या बोलेंगे माउस के लिए? माउस हमारा सेकंड प्राइमरी डिवाइस है। सेकेंडरी प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। सेकेंडरी मतलब जरूरी नहीं है, बट अगर ये हो तो ज्यादा सही है। सबसे जरूरी तो हमारा कीबोर्ड ही होता है, बट सेकंड प्राइमरी है। इसका यूज कहां होता है? उपयोग। अगर आप उपयोग की बात करें तो इसका जो उपयोग है ना, वो हमारा जीयूआई इंटरफेस पे यूज होता है। जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, लिख लीजिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि फुल फॉर्म एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक टॉपिक के साथ एम्बेड होके चलता है। मैं आपको 100-200 फुल फॉर्म नहीं पढ़ाता, मैं हर एक टॉपिक में जो एब्रिविएशन है वही करा देता हूं, तो फुल फॉर्म ऑटोमेटिक कंप्लीट होता रहता है हमारा साथ ही साथ में। अगर आप कीबोर्ड में जाएंगे तो कीबोर्ड में हमारा टोटल कीज होती हैं। आप जाएंगे तो कीबोर्ड सॉरी माउस में हमारे पास बटन होते हैं। क्या होते हैं? माउस में हमारे पास बटन होते हैं। माउस में क्या होते हैं? कीबोर्ड में कीज थी, यहां पर क्या है? बटन। तो कितने बटन है भाई? तो आप बोलोगे सर 3 बटन नजर आते हैं। एक आता है हमारा लेफ्ट, दूसरा आता है हमें राइट, और तीसरा जो बीच में रहता है उसका नाम है स्क्रॉल बटन। ठीक है अंजुम जी, बहुत बहुत बधाई। लेफ्ट। क्या यूज है लेफ्ट का? मैंने की अपने नोट्स में भी नहीं लिखा, बट आप जानते हैं डेली बेसिस पे यूज करते हैं। लेफ्ट वो बटन होता है जो किसी भी चीज को सेलेक्ट करता है। सबसे जरूरी सेलेक्ट। सेलेक्ट के अलावा अगर आपने डबल क्लिक कर दिया तो हमारा ओपन भी करता है। ठीक है, ओपन के साथ साथ ये हमारा ड्रैग भी कराता है, ड्रॉप भी करता है। ये काम है हमारे लेफ्ट की के, किसी को एज एग्जीक्यूशन करना, ये हमारे लेफ्ट की का काम होता है माउस के अंदर। अगर पूछा जाए कि राइट क्लिक का क्या यूज है, तो राइट क्लिक हमारा कंटास्ट मेनू ओपन करता है। क्या लिखेंगे? कंटास्ट मेनू मतलब ऑप्शंस। मतलब किसी प्रोग्राम या फाइल को आपने क्लिक किया, उस पर अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो उस पर मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं कि एक्चुअली में उस फाइल फोल्डर के साथ करना क्या है। तो वो हमारे कंटेस्ट मेनू होते हैं। ओपन करना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है, शेयर करना है, क्या करना है, प्रॉपर्टी जाननी है, सारी चीजें हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जान सकते हैं। स्क्रॉल तो आप लोग जानते हैं, स्क्रॉलिंग का काम करेगा। अगर हमें कोई चीज अप एंड डाउन की बात करनी है, अप एंड डाउन, तो हम लोग इसे यूज करते हैं। लेकिन अप एंड डाउन की साथ साथ ये हमारा स्क्रॉलिंग बोथ डायरेक्शन में भी करता है। हम लोग ऐसे टॉप एंड बॉटम में भी तो बॉटम मतलब स्क्रॉल कर ही सकते हैं, बट स्क्रॉल बटन से हम लोग मल्टीपल डायरेक्शन में भी स्क्रॉल करा सकते हैं। कोई मतलब दिक्कत नहीं आती। अगर आप इस स्क्रॉल बटन को होल्ड करके रखेंगे तो किसी भी डायरेक्शन में आप अपने कर्सर को ले जा सकते हैं, वहां से स्क्रॉलिंग होगी। अगर आप लेफ्ट में ले जाओगे तो लेफ्ट होगी, राइट में ले जाओगे राइट, बीच में ले जाओगे तो बीच में होती है। तो वो मल्टी डायरेक्शन भी हमारा फॉलो कराता है। ठीक है, तो कीबोर्ड के हमने 3 टाइप देखे थे। हमारे माउस के भी टाइप होते हैं, तो यहां पर मैंने माउस के 2 टाइप लिखे हैं। अगर आप देखोगे तो माउस के यहां पर हमने 2 टाइप लिखे हैं। पहला मैकेनिकल माउस होता है, मैकेनिकल माउस, और दूसरा हमारा ऑप्टिकल माउस है। दोनों
माउस के दोनों टाइप लिख लो। माउस का पहला टाइप है मैकेनिकल, और मैकेनिकल के बगल में लिखा है हमारा रबर या मेटल बॉल, ठीक है। और ऑप्टिकल के बगल में हमने लिखा एलईडी। यानी मैकेनिकल वो माउस हैं जो हमारे कर्सर पोजीशन को मूव करने के लिए किसी रबर या मेटल बॉल का यूज करते हैं, और ऑप्टिकल वो माउस हैं जो एलईडी लाइट यानी लेजर लाइट का, जैसे करंट में मेरे पास माउस है, इसमें लाइट है, तो यहां हमारे कर्सर का जो पोजीशन मूव होगा वो इस लाइट की मदद से होगा। अगर मैकेनिकल होता तो उसमें यहां पर बॉल लगी होती, इस बॉल से हम लोग अपने कर्सर की पोजीशन को मूव करते। तो मैकेनिकल और ऑप्टिकल में अंतर क्या है? अंतर इतना, मैकेनिकल में एक हमारे पास रबर या मेटल बॉल होगी, वहां से कर्सर का पोजीशन चेंज होगा, और ऑप्टिकल में हमारी एलईडी लाइट यानी लेजर लाइट, एलईडी लाइट के आगे आगे लिख सकते हो, जो लेजर लाइट है ना, उसकी मदद से हमारा कर्सर का पोजीशन चेंज होता है। ये दोनों टाइप जरूर लिखना है। बाकी यहाँ पर नोट्स में मैंने आपको लिख दिया है कि हमारा माउस किसने बनाया और कब बनाया था, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट का नाम लिख लेना। एक पॉइंट आपको मैं नोटबुक में यहाँ पर एज अ माउस की डेफिनेशन में और मेंशन करना चाहता हूं, वो है कि माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या है? पॉइंटिंग का मतलब सिंपल सा ये समझो कि जो हमारे कर्सर का पोजीशन या कर्सर को कंट्रोल करे, कर्सर को कंट्रोल करने वाली डिवाइसेस हम लोग कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। बाकी अकेला ऐसा नहीं है कि हमारा माउस ही कर्सर को कंट्रोल करता है, कर्सर को और भी हमारी डिवाइस कंट्रोल करती है, तो उनको हम पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में रखते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन माउस की सबसे बड़ी क्वालिटी हमारी जानते हैं कि 3 बटन है, बटन के साथ साथ ही पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में है। क्यों? क्योंकि कर्सर को कंट्रोल करता है। जीयूआई इंटरफेस का मतलब है कि इसका जो पूरा का पूरा काम है, आप भी जानते हो कि माउस से हम लोग क्लिक करते हैं, क्या करते हैं? क्लिक करते हैं, इसलिए क्लिक मतलब ग्राफिक्स दिखता है, उस पर हम क्लिक से पूरा काम कर जाते हैं। तो यहां पर हो जाती है हमारी दूसरी डिवाइस फिनिश, जिसका नाम है माउस। अब आती है हमारी तीसरी डिवाइस, कौन सी आती है? तीसरे नंबर की डिवाइस है जिसका नाम है स्कैनर। क्या नाम है? स्कैनर। स्कैनर के बारे में अगर आपने समझ लिया तो समझ जाना इनपुट डिवाइस का आधा सेशन फिनिश हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम कीबोर्ड लेता है, बचा के टाइम माउस, और फिर स्कैनर पढ़ लिया तो पूरा खेल समाप्त। बाकी तो डिवाइस ऐसी बचती हैं कि डिवाइस का नाम डेफिनेशन, डिवाइस का नाम डेफिनेशन, बस खत्म खेल। स्कैनर में थोड़ा वक्त लगेगा। स्कैनर का क्वालिटी क्या है? तो स्कैनर सबसे बड़ी क्वालिटी, कुछ लोग तो इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि स्कैनर इनपुट होता है कि आउटपुट। मुझे तो ताज्जुब आता है कि इस बात में कंफ्यूज कैसे। भाई आप डेली बेसिस पे स्कैनर का यूज करते हो, कैसे? पेमेंट करते हो, भैया स्कैनर दे दो, लगाते हो कि नहीं लगाते? तो वो होता है स्कैनर। क्या काम है इसका? स्कैनर का सिंपल सा काम है हमारा, अगर देखोगे कि सर हार्ड कॉपी डेटा है, यानी हार्ड में डेटा लिखा हुआ है, हार्ड डेटा को सॉफ्ट में बदलने का काम है, सॉफ्ट में बदलने का काम है, ये हमारे स्कैनर का है। यानी कोई हाथ से लिखा हुआ डेटा है, उसे डिजिटल बनाना है। कैसे? हैंड रिटन, हैंड रिटन डेटा को डिजिटल बनाना, डिजिटल तब हम यूज करते हैं। एक चीज यहां पर और बताना चाहता हूं, स्कैनर के टाइप बताने से पहले स्कैनर का हम लोग क्वालिटी मेजर करते हैं। स्कैनर, हमारे स्कैनर की हम लोग क्वालिटी मेजर करते हैं कि स्कैनर कितनी अच्छी क्वालिटी का है। तो क्वालिटी को मेजर करने के लिए हम लोग रिजोल्यूशन की बात करते हैं। तो जब भी रिजोल्यूशन की बात आए, समझ जाना क्वालिटी की बात हो रही है। अब रिजोल्यूशन का जिक्र हो गया है, तो रिजोल्यूशन या क्वालिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 टर्म आते हैं। एक आता है हमारे पास डीपीआई, और दूसरा आता है हमारे पास पीपीआई। डीपीआई जिसे हम डॉट पर इंच कहते हैं, पीपीआई जिसे हम पिक्सल्स पर इंच कहते हैं। जितने ज्यादा डॉट उतनी अच्छी क्वालिटी, यानी डीपीआई जो है वो हमारा स्कैनर के साथ साथ प्रिंटर की क्वालिटी भी मेजर करता है, और पीपीआई से हम लोग मॉनिटर की क्वालिटी मेजर करते हैं। भाई मॉनिटर कितना अच्छा है उसके लिए हमारा पीपीआई मेजरमेंट यूनिट लगता है। और
डीपीआई के लिए हम, डीपीआई जो है वो हमारा स्कैनर, तो अगर आप स्कैनर के डीपीआई मेजर करना चाहते हैं तो हम लोग स्कैनर की क्वालिटी मेजर करना चाहते हैं तो हम डीपीआई का यूज करते हैं। और स्कैनर की क्वालिटी के लिए हमारे पास डीपीआई एक तो 600 होता है, एक 1200 होता है। दो डीपीआई के हैं, बट आगे और भी आ गए, बट दो स्टैंडर्ड याद रखोगे तो यहां से काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्कैनर के टाइप्स की, कि स्कैनर भाई कितने प्रकार का होता है। स्कैनर के टाइप्स, स्कैनर के टाइप की बात करें तो टाइप में हमारे पास सबसे पहला जो स्कैनर आता है, स्कैनर के टाइप में सबसे पहला जो स्कैनर आता है उसे हम ओसीआर कहते हैं। और दूसरा जो स्कैनर है उसे हम MICR कहते हैं, MICR। और तीसरे नंबर पे आता है उसे हम OMR कहते हैं। और चौथे नंबर पे आता है उसे हम BCR कहते हैं। सबसे जरूरी है इनका फुल फॉर्म, फिर इनका यूज कहाँ होता है। ऑप्टिकल तो सारे हैं, सारे ऑप्टिकल बेस्ड हैं। ये स्कैनर हमारा ऑप्टिकल बेस्ड, ये जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, लिखना चाहते हो लिख लीजिएगा। ये इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है ना, टेक्नोलॉजी, वो लेजर लाइट टेक्नोलॉजी, मतलब ऑप्टिकल वाली, क्योंकि ऑप्टिकल का मतलब ही होता है लेजर। टेक्नोलॉजी में लेजर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक एक कर जिनका फुल फॉर्म आपको पता है उनका फुल फॉर्म लिखें, और जिनके बारे में पता है उनके बारे में मेंशन कर दो। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR का फुल फॉर्म आ गया ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, सही है। कुछ भूलूं तो बता देना मुझे। रीडर, कभी कभी आपको R फॉर रीडर या रिकॉग्निशन दो शब्द मिलेंगे। क्या मतलब है इनके बारे में बताऊंगा, अभी फुल फॉर्म पे बात कर लीजिएगा पहले। MICR मैग्नेटिक, I फॉर इंक, C फॉर कैरेक्टर, और R फॉर रीडर। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। BCR बारकोड रीडर। क्या यूज है इनका, यूज भी बहुत जरूरी है। देखो, रीडर का मतलब होता है डिवाइसेस यानी हार्डवेयर। जब रीडर यूज किया जा रहा है समझ जाना हार्डवेयर की बात हो रही है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है जब सॉफ्टवेयर से रिलेट करना है तब हम रिकॉग्निशन की बात करते हैं। ठीक है, तो वहीं पर मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेंशन कर दिया। अब आते हैं हम इनके यूजेस पर, मतलब इनका यूज कहाँ होता है। यूज बहुत जरूरी है। देखो, अगर आप OCR की बात करें तो OCR हमारा हैंड रिटन टेक्स्ट है। हैंड रिटन टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट बनाना है, डिजिटल, तो यूज किया जाता है। अगर आप MICR की बात करें तो चेक को रीड करता है, चेक को रीड करता है। वो चेक कहाँ होता है, चेक कहाँ होता है, बैंक में। तो बैंक में जो चेक को रीड करता है वो हमारा MICR है। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो OMR सीट को रीड करता है, OMR सीट रीड करे, मतलब हमारे जो ऑफलाइन पेपर होते हैं ना, ऑफलाइन पेपर, ऑफलाइन पेपर की आंसर सीट को रीड करे, आंसर सीट को रीड करे, वो हमारा वुमेन की ऑफिशियल डेफिनेशन बताऊंगा, अभी हम बात कर लेते हैं। यानी OMR क्या करता है कि हमारे पेन या पेंसिल की एब्सेंट और प्रेजेंट को रीड करता है, यानी पेंसिल हमने कहाँ मार्क करी है
उसके प्रेजेंट ऑप्शंस को रीड करता है, वो हमारा ओएमआर है। वो आपको नोट से मिल जाएगी, बट ये सिंपल सरल डेफिनेशन है कि ओएमआर सीट रीड करनी है। ऑफलाइन पेपर में जो आंसर सीट होती है वो हमें रीड करना है, तो हम इसका यूज करते हैं। और बारकोड रीडर तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग कहाँ यूज करते हैं भाई, हमारा पॉइंट ऑफ सेल में इसे यूज होता है। आप जो पेमेंट करते हैं भाई, पेमेंट करते हैं ना, पेमेंट क्यूआर कोड से रीड, क्यूआर कोड को रीड करते हैं, वहां पर हमारा बीसीआर यानी बारकोड रीडर का यूज होता है। समझ गए? उम्मीद है कि चारों स्कैनर के बारे में आप समझ गए होंगे, इनका यूज कहाँ है। एक बार मैं नोट्स में लिखे हुए कंटेंट को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, कुछ चीजें वहां पर हैं, चेक में भी है, हर चीज में है, तो थोड़ा सा जाता हूं। देखो, हमारे पास MICR के बारे में लिखा है कि चेक और बैंक को रीड करता है। एक क्वालिटी है इसमें कि MICR हमारा रीड करता है, लेकिन हमारे चेक में जो जिसको रीड करता है ना, वो हमारे नंबर और स्पेशल कैरेक्टर से बना होता है। नंबर हमारे 0 से 9 यूज होते हैं और 4 स्पेशल कैरेक्टर यूज होते हैं। 4 में कौन कौन से? ये हमारा ट्रांजिस्ट है, अमाउंट है, ओनोस और डैश। ये अमाउंट हमारे चेक, ये जो कैरेक्टर वो हमारे चेक पे रहते हैं। वहीं अगर बात करें ओसीआर हमारा हैंड रिटन या प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। ओएमआर की जिसकी डेफिनेशन यानी आइडेंटिफाई मार्क क्रिएट बाय यूजिंग पेन या पेंसिल। क्या मतलब इसका? यानी हमने पेन या पेंसिल से जो मार्क किया है ना, उसकी पहचान करने के लिए यूज होता है हमारा ओसीआर। यानी कहां पर मार्क है कहां पर नहीं है, उसकी पहचान ओएमआर के द्वारा हम लोग करते हैं। बाकी बीसीआर का मैंने बता दिया, बारकोड रीडर होता है। मैं बारकोड के बारे में थोड़ा डिटेल करूंगा, लेकिन बाद में करूंगा, क्योंकि बारकोड पर थोड़े से क्वेश्चन एडवांस बनते हैं, उस पर हम आएंगे, वापस आएंगे बाद में, ठीक है। अब हम अगली डिवाइस की बात कर लेते हैं। बारकोड मतलब रीडर के बाद जो अगली डिवाइस आती है उसका नाम है ग्राफिक टैबलेट, जिसे हम डिजिटाइजर, डिजिटल टैबलेट, पैन टैबलेट, ड्रॉ टैबलेट, एक्सटर्नल मतलब मल्टीपल डिवाइसेस से हम लोग जानते हैं। अगर सिंपल सरल शब्दों में मैं इसका नाम बोलूं तो भाई मैं अपनी ऑनलाइन एजुकेशन में मतलब आपको पढ़ाने के लिए जो ये सरफेस यूज कर रहा हूं, दिस इज अ ग्राफिक टैबलेट। मतलब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ये सरफेस होता है, इसमें आपको सरफेस एज अ रेक्टेंगल नजर आ रहा होगा, और इसमें एक पैन होती है। इसे पैन को हम लोग स्टाइलस कहते हैं, जो इस ग्राफिक टैबलेट के साथ साथ हमारे टच स्क्रीन पर भी काम करता है। तो ये जो पैन है ना, ये जो मैं जैसे लिख रहा हूं, दिस इज अ स्टाइलस। स्टाइलस का जो यूज है ग्राफिक टैबलेट के साथ साथ टच स्क्रीन पर भी किया जाता है, और टच स्क्रीन हमारा बोथ डिवाइसेस का एग्जांपल है, बूथ डिवाइसेस का, ठीक है। तो ग्राफिक टैबलेट के भी बारे में बताऊंगा। ग्राफिक टैबलेट के अगर आप यूज लिखना चाहते हो तो यूज लिख सकते हो। ग्राफिक टैबलेट का यूज जो है ना, वो ज्यादातर हम ड्रॉ केस में करते हैं। ड्रॉ यानी ड्रॉ करना है, कुछ चीजें लिखनी है, तो उस केस में हम लोग ग्राफिक टैबलेट का यूज किया जाता है। लेकिन ग्राफिक टैबलेट के लिए जरूरी है, ग्राफिक टैबलेट में होता क्या है, तो ग्राफिक टैबलेट ये सरफेस से ही पेन है, जिसे हम स्टाइलस कहते हैं। बाकी आऊंगा ग्राफिक टैबलेट में भी थोड़ा हम डीप करेंगे, बट अभी स्टार्टिंग में सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है। अब आगे चलते हैं। अब मैंने बताया ना कि स्कैनर के बाद जो डिवाइसेस आएंगी उनके बारे में बहुत सरल और सिंपल है, यानी हर डिवाइस का नाम उसका यूज कहाँ है, हर डिवाइस का नाम उसका यूज कहाँ है, हर डिवाइस का नाम उसका यूज कहाँ है, बस इतना सा खेल है। और हाँ, किसी डिवाइस के आपके बारे में आपको नहीं पता है तो उसके बारे में कैसे पता करना है वो भी मैं आपको आज बता दूंगा कि कैसे आप उसके बारे में और जान सकते हो, अगर खुद से जानना है तो। जैसे अगली डिवाइस आती है हमारी जॉयस्टिक डिवाइसेस। कौन सी? जॉयस्टिक डिवाइसेस। अब जॉयस्टिक के बारे में बोला जाता है कि ये पॉइंटिंग डिवाइस तो है ही, साथ ही साथ में से हम गेमिंग डिवाइस कहते हैं, गेमिंग डिवाइस। अब किसी को लगे कि सर हमें जॉयस्टिक तो हमने देखी नहीं, जैसे माउस देखा है, कीबोर्ड देखा है, स्कैनर देखे हैं, लेकिन ग्राफिक टैबलेट आपने नहीं देखा, मैंने दिखा दिया। अब इनकेस आपने जॉयस्टिक नहीं देखी तो भाई आपके पास मोबाइल है, गूगल है, एक बार सर्च कर लो ना। मैंने इस आपके पीडीएफ में किसी डिवाइस का इमेज नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है? क्योंकि कुछ चीजें आपको खुद से ही करनी है, क्योंकि वो करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आपके लिए सरल हो जाएंगी। जैसे अगर आप जॉयस्टिक के बारे में जानना चाहते हैं कि जॉयस्टिक कैसे दिखती है, तो सिंपल गूगल ओपन करें, मैं आपको करके ही बता देता हूं। गूगल ओपन करें, उसमें लिख दें जॉयस्टिक, उसमें जॉयस्टिक लिख दें। जॉयस्टिक जैसे लिखेंगे, आपको अगर उसके बारे में जानना है तो उसके बारे में ये देखो, गूगल एआई ने बहुत अच्छा बताया। जॉयस्टिक वर्सेटाइल इनपुट डिवाइस है, इसका प्राइमरी फंक्शन है कि गेमिंग और सिमुलेशन में यूज होता है। गेमिंग में जो यूज होती है, इसके अलावा भी बोला है कहां और होता है। देखो,
फ्लाइट में यूज होता है, हमारे पास मोबाइल में यूज होता है। बाकी दिखती कैसी है, तो इमेज पे क्लिक कर दो, इमेज, तो जॉयस्टिक की सारी इमेजेस आपके सामने दिख जाएंगी। ये जॉयस्टिक जिसमें हैंडल, भाई जेसीबी में जो हैंडल होता है ना, सेम वैसी होती। जॉयस्टिक में दो प्रकार का है, एक जॉयस्टिक ऐसे दिखता है, एक जॉयस्टिक ये वाला है। ये दो जॉयस्टिक के हमारे पास रहते हैं। जॉयस्टिक में ये हैंडल वाला जॉयस्टिक, इसे गेम पैड भी बोला जाता है, गेम पैड जो गेमिंग के लिए, बट बोले दोनों को हम जॉयस्टिक की कैटेगरी में रख जाते हैं, बट उसका टाइप थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी डिवाइस के बारे में आपको जानना है तो आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने, आपने ग्राफिक टैबलेट नहीं देखा होता तो बहुत सरल तरीका है भाई, ग्राफिक टैबलेट को गूगल में डाल दीजिए, इतना तो कर सकते हो ना, क्योंकि इमेज डाल के भाई मैं आपको सिर्फ, मतलब हमारे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा सकते हैं, बाकी जरूरत है नहीं जी आपको। जैसे ग्राफिक टैबलेट नहीं पता था, मैंने गूगल में लिखा, आपके सामने ग्राफिक टैबलेट आ गए। और ग्राफिक टैबलेट में अगर आप ध्यान से देखेंगे दो ही चीजें नजर आ रही हैं, पहला ये सरफेस है और दूसरा लिखने वाला पैड है, यही तो है, इसके अलावा क्या है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए अब जो डिवाइसेस बता रहा हूं, हर डिवाइस में उसका नाम यूज कहां होता है, डिवाइस का नाम यूज कहां होता है, बस इतना बताऊंगा। जिन डिवाइस में डीप करना था वो मैं कर चुका हूं, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट रहेगा। तो जॉयस्टिक कैसी डिवाइस है सर, इसे हम गेमिंग डिवाइस कहते हैं, क्यों, क्योंकि गेमिंग में यूज होती है। ठीक है, अगली डिवाइस है हमारी ट्रैक बॉल, बिल्कुल माउस जैसी होती है, माउस जैसी, जैसे माउस में हमारे पास ये लेजर है, उसमें क्या होता है, बॉल होती है, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, आगे है लाइट पेन। तो लाइट पेन जो लाइट सेंसिटिव डिवाइस वाली पेन होती है, लाइट सेंसिटिव डिवाइस। और लाइट पेन, अगर आप जैसे लाइट पेन नहीं जानते तो कैसे देखेंगे लाइट पेन कैसी, बता दूंगा, लेकिन यूज क्या है। लाइट पेन का यूज हम सेलेक्ट और ड्रॉ के लिए करते हैं। अब आपको जैसे लाइट पेन नहीं पता, ठीक है, तो लाइट पेन यहां पे डाल दो आप। आपने लाइट पेन नहीं देखी है तो लाइट पेन आप यहां पे इमेज डालिए, लाइट पेन इन कंप्यूटर डालें, जो भी आप डालेंगे तो आपको लाइट पेन नजर आ जाएगी। ये है लाइट पेन। ठीक है, आगे अगला है हमारे पास स्टाइलस। स्टाइलस मैंने बोला है बिल्कुल पेन की तरह होता है, जो डिस्टाइजर यानी ग्राफिक टैबलेट और टच स्क्रीन दोनों पे काम करता है। ठीक है, दोनों पे काम करता है। अगला है टच पैड, जो माउस की तरह काम करता है, कहां होता है सर, लैपटॉप में होता है। लैपटॉप में टच पैड, इस टच पैड के बारे में बता देता हूं, थोड़ा प्रैक्टिकली है। अगर आप लैपटॉप की स्क्रीन पर ध्यान से देखें तो लैपटॉप में ऐसे सर्कुलर स्क्रीन होती है। अब इस लैपटॉप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ऐसे रेक्टेंगल शेप में हमारे पास टच पैड होता है। इस टच पैड की क्वालिटी ये है कि यहां पर हमें डाउन साइड में दो बटन मिलते हैं, ये हमारा लेफ्ट बटन, लेफ्ट क्लिक है, ये हमारा राइट क्लिक है। ये टच पैड है पूरा का पूरा, ये टच पैड है, ये हमारा पूरा का पूरा टच पैड है। यही हमारे कर्सर को मूव, सेलेक्ट, सब कुछ करेगा। दो उंगली करो तो ड्रैग कर देगा। मल्टीपल यूजेस है इस ट्रैक, मतलब हमारे टच पैड के। जो लोग लैपटॉप चलाते हैं उनको पता है इनके यूजेस क्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हमारे पास माइक्रोफोन। क्या नाम है, माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन को हम ट्रांसड्यूसर के नाम से भी जानते हैं, ये इसका दूसरा नाम है, ये इसका दूसरा नाम है। अब माइक्रोफोन का यूज क्या है, तो माइक्रोफोन का यूज है कि ये साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं। तो आप माउस के बारे, अगर आप माइक्रोफोन के बारे में लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा माइक्रोफोन, यानी आप ऐसे लिख लो तो ज्यादा सरल रहेगा। जैसे, कैसे, ऐसे, यहां पर साउंड सिग्नल है, साउंड सिग्नल है। साउंड सिग्नल को अगर हमें इलेक्ट्रिकली सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलना है तो हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं, यहां पर माइक्रोफोन यूज होता है। और इन केस अगर आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल से साउंड सिग्नल में कन्वर्जन करना है तो हमारा स्पीकर काम में आता है। साउंड से इलेक्ट्रिकल यानी माइक्रोफोन, और इलेक्ट्रिकल से साउंड यानी हमारा स्पीकर। यानी आउटपुट डिवाइस का एक डिवाइस तो हमने माइक्रोफोन के साथ ही खत्म कर लिया, और आउटपुट डिवाइस में टोटल 4 थे,
मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्लॉटर। तो स्पीकर तो यहां पर ही हो गया, यानी आउटपुट डिवाइस में अब हमारे पास तीन ही बचे हैं, तीन को ही हमें पढ़ना है। ठीक है। अब माइक्रोफोन के हमारे पास तीन टाइप देखे जाते हैं, ये भी मेंशन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। माइक्रोफोन के तीन टाइप हैं, पहला डायनेमिक, दूसरा रिबन, तीसरा कंडेंसर। तीन माइक होते हैं या तीन प्रकार के माइक्रोफोन होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज कंप्यूटर में जा रही है, माइक्रोफोन की मदद से जा रही है। आप सुन पा रहे हैं तो स्पीकर की मदद से सुन पा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो साउंड एनर्जी जनरेट हो रही है, वो माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रिकल आपके कंप्यूटर में है, वहां से साउंड में जनरेट हो रही है, वो स्पीकर कर रहा है। तो ये प्रोसेस थोड़ा याद रखिएगा। बाकी अगर मैं डायनेमिक और कंडेंशन, दो प्रकार के अक्सर माइक्रोफोन कभी फंसाते हैं। तो डायनेमिक वो माइक्रोफोन होता है जो डायफ्राम की मदद से हमारा मतलब साउंड को इन करता है। और कंडेंसर मोस्ट ऑफ द केस में पूछा जाए कि कंडेंसर का यूज कहाँ है, तो कंडेंशन का यूज हम स्टूडियो रिकॉर्डिंग में करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग का लिए जो हम रिकॉर्डिंग, जैसे अभी मैं प्रेजेंट में जो माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ ये डायनेमिक है। डायनेमिक की क्वालिटी है कि नॉइस मतलब नॉइस कैंसिलेशन पे काम करता है। नॉइस कैंसिलेशन, नॉइस कैंसिलेशन का मतलब होता है कि बैकग्राउंड की बिल्कुल आवाज नहीं लेंगे। कभी अगर आपको इन फ्यूचर कभी टीचिंग करनी पड़े या ऐसा माइक लेना चाहते हैं जो आसपास की आवाज ना ले, जैसे मेरा फैन चल रहा हो तो आवाज नहीं आएगी, बगल में कोई गेट बजा रहा है वो भी आवाज नहीं आई, कुकर की सीटी बजी वो भी नहीं आएगी, वो इस डायनेमिक की मदद से आता है। बाकी अगर आपने कंडेंसर माइक ले लिया ना, तो आपने ऐसे माउस का क्लिक भी किया तो भी आवाज ले लेगा। तो ये क्वालिटी है थोड़ी सी, ठीक है। चलिए अब हमारे पास कुछ डिवाइसेस और बची हैं, जैसे कैमरा। कैमरा जानते हैं सर, कैमरा फोटो के लिए यूज होता है, कैमरा हमारा फोटो। लेकिन कैमरे के बारे में एक पॉइंट और मेंशन करिएगा, आप अपने नोट्स में ही लिख लीजिएगा या आप अलग से लिख रहे हैं तो वहां पे लिख लो। कैमरे को हम लोग ऑफलाइन इनपुट डिवाइस कहते हैं। कैमरे को हम लोग ऑफलाइन इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफलाइन इनपुट डिवाइस होता है, ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। मतलब जितनी भी आपने इनपुट डिवाइस पढ़ी सारी ऑनलाइन है, सिर्फ कैमरा ही ऑफलाइन है। ऑफलाइन कैसे है? तो भाई ऑफलाइन ऐसे है कि हम जब मैं आगे समझाऊंगा ऑफलाइन के बारे में, पहले अगला टर्म समझ लीजिए। अगला टर्म क्या है? हमारे पास वेबकैम है। वेबकैम कैमरा ही होता है। अगला टर्म क्या है? वेबकैम। तो वेबकैम एक कैमरा ही है, लेकिन वेबकैम का जो यूज है ना, वो हम लोग स्ट्रीमिंग में करते हैं किसी इमेज या वीडियो को कैप्चर करने के लिए इन रियल टाइम, यानी वास्तविक समय में। अगर आपको अपना फोटो या वीडियो करना है तो हम कैमरे का जब यूज करेंगे तो उसका नाम वेबकैम हो जाता है। जैसे आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं तो व्हाट्सएप कॉल हमारे वेबकैम से होता है, तो वहां पर आपका रियल टाइम फोटो दिखता है, रियल टाइम वीडियो दिखता है, तो वो हमारा वेबकैम मतलब कैमरा एज अ वेबकैम यूज हो गया। ठीक है। अब कैमरे से नॉर्मल फोटो खींच लिया तो कैमरा है, लेकिन वेबकैम इन रियल, भाई वास्तविक समय में अगर आप वेबकैम का यूज लिखना चाहते हैं तो वेबकैम का यूज ऐसे लिख लो। वेबकैम का यूज बहुत जरूरी है, ये कैमरा ही है। क्या लिखेंगे? कैमरा ही है, कैमरा ही है। लेकिन अंतर क्या है? रियल टाइम में, रियल टाइम में यानी वास्तविक समय में हमें कोई इमेज या वीडियो कैप्चर करना है, वीडियो स्ट्रीम करना है तो यूज किया जाए। जैसे आपके आधार कार्ड पे फोटो अपलोड होता है तो भाई इसी वेबकैम से ही होता है। अब व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो भी करते हैं वो इसी कैमरे की मदद से करते हैं, तो वो वेबकैम होता है जी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। अब लास्ट डिवाइसेस हमारी बची है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक इसीलिए सिंपल हो जाती है क्योंकि आप डेली बेसिस पे इसका यूज करते हैं, डेली। पूछो कैसे? क्योंकि आपका मोबाइल बायोमेट्रिक का सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है। आपका मोबाइल मोबाइल को अनलॉक करना बायोमेट्रिक की मदद से होता है। मोबाइल को अनलॉक करते हैं, कभी फेस लगाते हैं, कुछ लोग फिंगर लगाते हैं, मल्टीपल टाइप से हम लोग अनलॉक करते हैं, तो वो बायोमेट्रिक हमारा मोबाइल में यूज होता है, ठीक है। अब बायोमेट्रिक के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा।
और लिख लेना, वो ज्यादा सही है। देखो, वाई मैट्रिक में सबसे पहले नंबर पे लिखो कि वाई मैट्रिक का वर्किंग प्रोसेस क्या है, वाई मैट्रिक का वर्किंग प्रोसेस क्या है। तो ये बहुत जरूरी है, थोड़ा ध्यान से लिखना है क्योंकि काम आ जाएगा, कभी कभी आ जाएगा। देखो, वाई मैट्रिक की वर्किंग प्रोसेस में सबसे पहले नंबर पर है हमारा, ये कैप्चर करता है। क्या करता है? कैप्चर करता है। और कैप्चर हमारे सेंसर के द्वारा किया जाता है। सेंसर सेंसर होते हैं, वो कैप्चर करते हैं। आपने देखा होगा कि आप नया मोबाइल लेके आते हैं, तो नए मोबाइल को स्टार्टिंग में अगर आप फिंगर से ऑन करेंगे नहीं खुलेगा, फेस से करेंगे नहीं खुलेगा। क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें अपना फेस फिंगर को स्टोर कराना पड़ता है। स्टोर इज अ कॉल्ड अ कैप्चर, यानी आप अपने डेटा को सबसे पहले कैप्चर कराते हैं उसमें, उसके बाद ही कुछ होगा। जब आप कैप्चर कर देंगे फिर उसका इनरोलमेंट होता है, मतलब उसमें हम डिजिटल टेम्पलेट बनाते हैं कि हाँ हमारा ये डेटा हमने फिट मतलब स्टोर कर दिया है। अब स्टोर करने के बाद ये सब प्रोसेस हमारा पहले ही हो जाता है, मतलब सबसे पहले होता है। फिर हमारा मतलब बायोमेट्रिक की वर्किंग प्रोसेस की बात आती है। मतलब हमने डेटा कैप्चर करा दिया, उसका एक डिजिटल टेम्पलेट बन गया, तो डिजिटल टेम्पलेट बन गया, बस हो गया काम। अब हमारा बायोमेट्रिक काम करेगा, कैसे करेगा? आपने अपने मोबाइल पे फिंगर लगाया, जैसे फिंगर लगाओगे तो सेंसर सबसे पहले इसको कैप्चर करेगा। कैप्चर करते ही हमारा जो डिजिटल टेम्पलेट बना है उस इनरोलमेंट से वेरिफिकेशन करेगा। यानी वो जो डिजिटल टेम्पलेट हमने बनाया है, जितने भी हमने वो बाय मतलब फिंगर डाले हैं, फेस डाले हैं हमारे कंप्यूटर के एज अ डेटा में, तो वहां पर जाएगा, टेम्पलेट में वेरिफिकेशन करेगा। अगर वेरीफाई हुआ तो मैचिंग होने पर ग्रांट यानी परमिशन दे देगा, अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो मना कर देगा। ये होता है वाई मैट्रिक का वर्किंग प्रोसेस। तो वर्किंग प्रोसेस में चार मेथड हैं या चार स्टेप हैं। पहले कैप्चर, उसके बाद इनरोलमेंट, फिर वेरिफिकेशन और लास्ट में मैचिंग आता है। मैचिंग में दो कंडीशन होती हैं, या तो ग्रांटेड या फिर हमारा डिनाई मतलब मना करना। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब मैं वाई मैट्रिक की विशेषताओं के बारे में बताना चाहता हूं। अक्सर वाई मैट्रिक की दो विशेषताएं बहुत पॉपुलर है, होती तो वैसे तीसरी चौथी भी है, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दो विशेषताएं जरूरी हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हम फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक की बात करते हैं और दूसरे नंबर पे हमारे पास बिहेवियर बायोमेट्रिक या बिहेवियर कैरेक्टर्स यानी विशेषताएं होती हैं। जो फिजियोलॉजिकल होती हैं वो फिजिकल ट्रेट पे काम करती हैं, और बायोलॉजिकल होती है वो एक्शन और हैबिट पे काम करती हैं। कैसे? जैसे सबसे पहले नंबर पे हमारी फिंगर, जो फिंगर से हम लोग किसी डिवाइस को अनलॉक करते हैं। फेस होता है, आइरिस है, रेटिना जिसे बोलते हैं, वैन है, हैंड ज्योमेट्री है, या डीएनए है। डीएनए डीएनए से भी काफी डिवाइसेस अनलॉक होती हैं, तो वो अलग एक टाइप हो जाता है, बट वहां पर इतना जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना समझना है कि जब आप अपने मोबाइल को फिंगर से, फेस से, आंख से पैटर्न, बैन पैटर्न, बैन में हमारे पास स्पेशल जो हमारे पास मतलब फिंगर का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो स्क्रीन के अंदर होता है, उसके आधार पर, या हाथ की ज्योमेट्री, काफी आपने स्कैनर देखे होंगे, जिसमें मूवीज देखी होंगी जिसमें हाथ ऐसे लगाते हैं और डिवाइस अनलॉक हो जाती है, तो वो हमारा हैंड ज्योमेट्री में चला जाता है, जो कि फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक में ही आता है। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है बिहेवियर, जो मेन रूप से दो चीजों पे काम करता है, एक्शन या फिर हैबिट्स पर। और इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं, सबसे पहले वॉइस रिकॉग्निशन। वॉइस रिकॉग्निशन का मतलब बोलकर कोई चीज अनलॉक करी जाती है, तो वो हमारा बायोमेट्रिक बिहेवियर में आ रहा है। इसके अलावा कीस्टॉक डायनेमिक, कीस्टॉक डायनेमिक का मतलब है कि की हमने कितनी स्पीड या किस ज्योमेट्री में हमने टाइप करी है, वो होता है। सिग्नेचर, काफी बार सिग्नेचर भी, सिग्नेचर आप डाल देते हो वहां से अनलॉक हो जाता है। या फिर गेट, गेट में क्या होता है कि चलने वाले पैटर्न डिफाइन करे जाते हैं, ये बहुत कम यूज होता है, बहुत कम यूज होता है हमारे पास गेट। बट यहाँ पर वॉइस और कीस्टॉक दो याद रखनी है, अगर दोनों याद रखोगे तो बिहेवियर का एग्जाम्पल हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सकता है कि आप लाइव में साथ में ना लिख पाए, बट बाद में लिख लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको लिखना है और ये आपको लिखना है, अगर ऐसा डेफिनेशन लिख पाए तो। नहीं तो सिर्फ नाम लिख लेना, नाम से भी काम हो जाएगा। तो यहां पर हो जाता है हमारा बायोमेट्रिक और इनपुट डिवाइस का लास्ट डिवाइस फिनिश। उम्मीद है कि यहां तक सभी को समझ में आया होगा। गेट वर्किंग पैटर्न मतलब चलने वाले पैटर्न, चलने वाले पैटर्न।
एक और एडवांस कंसेप्ट है, एडवांस, ये थोड़ा एडवांस है, बट अगर जरूरत पड़ जाए तो कभी काम कर लेना, बाकी सिर्फ सिर्फ नाम से ही समझ लो। ऑप्टिकल, देखो अब मैं जो बताने वाला हूँ सेंसर, सेंसर टेक्नोलॉजी बताने वाला हूँ, क्योंकि हमने बायोमेट्रिक में अपने डेटा को कैप्चर करने के लिए सेंसर का यूज किया है। तो सेंसर में भी कई प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है। सबसे पहले नंबर पे आती है हमारी ऑप्टिकल। ऑप्टिकल वो सेंसर टेक्नोलॉजी है जो हमारी लेजर लाइट का यूज करती है। एग्जाम्पल्स, जब हम अपने फेस को या फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते हैं, भाई आप अपनी मोबाइल को अनलॉक करते हैं, फेस लगाते हैं, तो वहां पर जो सेंसर टेक्नोलॉजी यूज होती है वो ऑप्टिकल यूज होती है। इसके अलावा एक कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी होती है। कैपेसिटिव में हमारा फिंगर और मतलब टच स्क्रीन, इसमें क्या होता है कि हमारा जैसे हम लोग फिंगर लगाते हैं, देखो कैपेसिटिव और ऑप्टिकल दोनों में अंतर क्या है। कैपेसिटिव में ह्यूमन का टच होता है, मतलब हम लोग स्क्रीन पर फिंगर लगाएंगे तब अनलॉक हो, वो कैपेसिटिव में जाएगा। अब ऑप्टिकल में फिंगर के साथ साथ हमारा फेस या रेटिना स्कैन होता है, फेस या रेटिना, क्यों? क्योंकि वहां पर ह्यूमन का टच नहीं होता पर्टिकुलर, लेकिन लेजर लाइट से वो डेटा हमारा सेंसर कैप्चर कर लेता है। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज करके जो सेंसर सेंसर टेक्नोलॉजी काम करती है। साउंड वेव्स मतलब अल्ट्रासोनिक का मतलब जो आवाज ध्वनि पर बेस्ड सेंसर हैं वो अल्ट्रासोनिक होते हैं। एक थर्मल होते हैं, थर्मल जो हीट पर काम करते हैं। याद रखिएगा आगे हम पढ़ेंगे भी, जब भी थर्मल की बात आए समझ जाना हीट या प्रेशर की बात हो रही है, यानी कुछ गर्मी जनरेट हो रही है। और लास्ट में आता है हमारे पास ईएमजी, जिसे हम इलेक्ट्रो मोफिग्राफी कहते हैं, और ये मसल सेंसर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सॉरी ये मसल्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, बट यहाँ पर जाने की सिर्फ जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझना है। तीन सेंसर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है लेजर लाइट वाला जो कि ऑप्टिकल होता है, दूसरा कैपेसिटिव यानी ह्यूमन, आप मोबाइल को उंगली से टच कर पाते हैं तो ये कैपेसिटिव है। और जब आप किसी जैसे हमारे मोबाइल की जो स्क्रीन है वो कैपेसिटिव टच स्क्रीन होती है, जिसे हम उंगली से टच कर पाते हैं। जिस डिवाइस को आप उंगली से टच नहीं कर पाते वो कैपेसिटिव नहीं होती। मैं टच स्क्रीन की टेक्नोलॉजी बताऊंगा, वहां पर आप जानेंगे कि कैपेसिटिव क्या है, रेसिस्टिव क्या है, एसएडब्ल्यू क्या है, इंफ्रारेड क्या है, वो हम बात करेंगे। बाकी एक तीसरी होती है अल्ट्रासोनिक, जो साउंड वेव्स का यूज करके हमारी डिवाइसेस को अनलॉक करे, मतलब आवाज के आधार पर। तो ये सेंसर कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सेंसर बता दिए हैं। यहाँ तक टोटली देखा जाए तो हमारा जो इनपुट डिवाइस का काम है वो हो गया फिनिश। लेकिन मैं आपको याद होगा कि इनपुट डिवाइस में दो डिवाइसेस मैंने आपको थोड़ा डीप रखने की बात करी थी। एक था हमारा बीसीआर जिसे हम बारकोड रीडर कह रहे हैं, और दूसरा हमारा ग्राफिक टैबलेट। इन्हें थोड़ा सा हमें डीप जाने की जरूरत पड़ेगी। देखो ग्राफिक टैबलेट तो हमने पढ़ लिया कि हमारा ये ड्राइंग केस में आता है, जब हमें ड्राइंग करनी है, राइटिंग करनी है, तो उस केस में हम ग्राफिक टैबलेट का यूज़ करते हैं, और बीसीआर का हमने यूज़ बता दिया। लेकिन इनको डीप करने से पहले मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि जितना मैंने अभी तक समझाया क्या उसमें कोई डाउट या उतना क्लियर है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इतने क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में क्लियर डाल दीजिए, जिससे मैं आगे की बात करता हूं। अब जो बताने वाला हूं वो स्पेशली देखो, अगर आप जॉब में हैं, सिर्फ पासिंग केस में आपको चाहिए, तो अब आने वाला जो कंटेंट है उसको बस सुनना है। अगर आप याद रख पाए तो अच्छी बात है, नहीं रख पाए तो घबराने वाला विषय नहीं है। मतलब अब जो बताऊंगा ना, उसे अगर आप भूल भी जाते हैं तो डरने वाली बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा एडवांस है, और एडवांस पेपर में कभी कभी आएगा जो अब बताने वाला हूं। बाकी सिर्फ सुनना है, और रख पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो राधे राधे, कोई इशू नहीं। नहीं, ऑप्टिकल नहीं रहेगी भाई। भाई आज की क्लास मैंने बहुत लोगों को दे दी है, जिससे पता चल रहा है कि हम लोग सीपीसीटी के अगले सेशन की तैयारी कर रहे हैं। अभी क्लास में हूँ, आधे घंटे में फ्री होता हूँ। हाँ, ओके। अब थोड़ा डीप, इसमें कुछ लिखना रहेगा, कुछ समझाना रहेगा, तो अलग अलग पॉइंट से हम लोग जाएंगे। ठीक है, अलग अलग पॉइंट से जाएगा सेशन। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि माउस इधर उधर भगेगा। अब सबसे पहले नंबर पे हम उठाते ग्राफिक टैबलेट को। ग्राफिक टैबलेट जो कई दिनों से पूछा नहीं गया है, बट हम लोगों ने मेंशन किया है,
तो हम पढ़ लेते हैं। ग्राफिक टैबलेट का यूज आपने जाना था। अब ग्राफिक टैबलेट के मैं टाइप बताना चाहता हूं। टाइप देखो, अगर आप ग्राफिक टैबलेट के टाइप में जाते हो तो मल्टीपल टाइप हम लोग देखते हैं ग्राफिक टैबलेट के। कौन कौन से टाइप हैं? तो देखो, हमारे पास पैसिव ग्राफिक टैबलेट होता है, पैसिव टैबलेट है, एक्टिव है, ऑप्टिकल है, एक्टिव है और कैपेसिटिव ग्राफिक टैबलेट है। तो ये 5 टाइप हैं ग्राफिक टैबलेट के। पैसिव, एक्टिव, ऑप्टिकल, एक्टिव और हमारा कैपेसिटिव, ये टाइप है। इनको इंग्लिश में ऐसे ही बोला, हिंदी नहीं है। आप हिंदी में दिमाग मत लगाइए, सिर्फ इंग्लिश में लिख लीजिए, थोड़ी सी आदत बनाइए। बाकी ऐसा नहीं करो एक दिन में समझ में आ जाएगी, आएगी, धीरे धीरे आएगी, ठीक है। सिर्फ 5 के नाम ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर इनकेस कभी फंसा तो अगर आप पैसिव ग्राफिक टैबलेट का यूज जानते हैं तो आप पैसिव का मतलब समझ पाएंगे। अगर आप ऑप्टिकल के बारे में जानते हैं तो ऑप्टिकल मतलब समझ पाएंगे, क्योंकि ऑप्टिकल की जो टेक्नोलॉजी है वो ऑप्टिकल डिवाइसेस में यूज होती है, ऑप्टिकल स्कैनर में यूज हो रही थी और ऑप्टिकल ग्राफिक टैबलेट में यूज होती है, क्योंकि ऑप्टिकल का काम है लेजर पे काम करना, तो यहां पर भी लेजर होगा। तो जो टर्म का डेफिनेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही काम आएगा हमारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत हाईलाइट टर्म को बताऊंगा कि जो आपको स्पेशल याद करनी है। अगर इनकेस आपको थोड़ा डीप जाना है तो, नहीं जाना तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा पैसिव टैबलेट। क्या मतलब है इसका, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या बोला गया है एज अ डेफिनेशन। कई दिनों से नहीं आया, सालों से नहीं आया, बट सिलेबस में है तो थोड़ा सा डीप जाने की जरूरत है। देखो, सबसे पहले जो जरूरत वाला पॉइंट है वो ये है कि पैसिव टैबलेट में जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंडक्शन टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पैसिव टैबलेट में टेक्नोलॉजी कौन सी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेशल है और इंडक्शन इसका पूरा नाम है, तो वो आपको याद रखना है। ये पहला हमारा पैसिव टैबलेट की जरूरी पॉइंट है। दूसरा, पैसिव टैबलेट में हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्रकार के वायर होते हैं और दोनों का काम ट्रांजिशन और रिसीव, मतलब ट्रांजिस्ट करना यानी कोई चीज भेजनी है या रिसीविंग करनी है तो हम लोग यूज करते हैं। यानी पैसिव टैबलेट में ऐसे हमारे पास हॉरिजॉन्टल वायर होते हैं, ऐसे वर्टिकल वायर होते हैं। इनका काम है ट्रांजिशन और रिसीविंग, दोनों केस में यूज होता है। यानी ये डेटा को भेजने के साथ साथ रिसीव भी करते हैं। लेकिन आपको एक पॉइंट यहां पर और याद रखना है, इस पैसिव टैबलेट में एक रेंड टैबलेट होता है, रेंड, RAND। इसमें जो दो वायर है हमारे पास, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मतलब टैबलेट वायर के विपरीत केबल, ये चीजों को भेजेंगे, बस ट्रांसमिट के लिए यूज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ भेजने का काम करते हैं, रिसीविंग का काम नहीं है। यानी पैसिव में दो वायर हैं, वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है। इन दोनों वायर का काम है ये डेटा को भेजेंगे भी और रिसीव भी करेंगे। लेकिन रैंड एक ऐसा टैबलेट है जिसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वायर ये सिर्फ डेटा को भेजेंगे, रिसीव नहीं करेंगे। ये अपोजिट काम करता है हमारा, थोड़ा सा ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है, वायर का काम है भेजना और रिसीविंग का, लेकिन रेंड में सिर्फ भेजा ही जाता है, बस इतना सा है। आगे चलते हैं, अगला टैबलेट का जो टाइप है उसे हम कहते हैं एक्टिव टैबलेट। एक्टिव नाम में डेफिनेशन है, थोड़ा एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है कि इसके उपयोग के लिए स्टाइलस, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो सिग्नल खुद ही जनरेट करते हैं और उनको ट्रांसमिट करते हैं। यानी एक्टिव जो टैबलेट होता है, एक्टिव टैबलेट, उसमें क्या होता है, जो स्टाइलस होता है ये सेल्फ पावर इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। यानी ये खुद ही इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा और वहां से ये सिग्नल को अंदर टैबलेट के अंदर भेजेगा। यानी इसके लिए कोई पावर नहीं, ये खुद ही सिग्नल जनरेट कर देता है। ये एक्टिव, एक्टिव का मतलब ये खुद ही एक्टिव होता है, इनके लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक्टिव का डेफिनेशन ही कुछ ऐसा है। आगे जाते हैं ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मैंने बताया था लेजर लाइट का यूज होता है, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। ऑप्टिकल में क्या होता है, स्टाइलस जो है, स्टाइलस एक बहुत छोटा सा कैमरा लगा होता है। यानी ऑप्टिकल वो ग्राफिक टैबलेट होता है जिसके स्टाइलस में यहां पर एक छोटा सा कैमरा है, इस छोटे से कैमरे की मदद से सिग्नल अंदर जाते हैं। इतना सा याद है या इतना सा डेफिनेशन है, बाकी इतना ज्यादा और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
अब हम चलते हैं एक्यूस्टिव टैबलेट की तरफ। एक्यूस्टिव टैबलेट में क्या होता है कि हमारे पास जो स्टाइलस होता है ना, स्टाइलस, इसमें साउंड जनरेटर होता है, और जो ग्राफिक टैबलेट का सरफेस होता है इसमें माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन, और माइक्रोफोन दो होते हैं, एक लेफ्ट में भी होता है, राइट में भी होता है। यानी एक्यूस्टिव टैबलेट में आपको ये याद रखना है कि ये एक ऐसा टैबलेट है जिसका स्टाइलस साउंड जनरेट करता है और साउंड को इन करेगा माइक्रोफोन, इसीलिए सरफेस में माइक्रोफोन होता है। और लास्ट है हमारा कैपेसिटिव टैबलेट। कैपेसिटिव एक ऐसा टैबलेट है जिसमें ह्यूमन की फिंगर से कोई चीज राइट डाउन हो, यानी हमारे हाथ से कोई चीज हम लिख पाए, तो वो हमारा कैपेसिटिव टैबलेट होता है। कैपेसिटिव यानी जिसमें ह्यूमन का इंटरेक्शन रहे, ह्यूमन लिख पाए। तो ये 5 से 6 टैबलेट हैं हमारे पास, 5 मेन हैं, तो 5 ही हमने जाने, और उम्मीद है कि आपको एज अ हिंट में समझ में आया होगा। रिपीट करूं, सबसे पहले पैसिव था, पैसिव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, 2 वायर थे जो भेज रहे थे और रिसीव भी कर रहे थे सिग्नल को। बाकी रेन टैबलेट था जो सिर्फ ट्रांसमिट की बात करता है। एक्टिव में स्टाइलस हमारा सेल पावर इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, सेल यानी खुद ही पावर जनरेट कर देता है। फिर आता है हमारे पास ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में हमने जाना था स्टाइलस में कैमरा होता है, कैमरे की वजह से सिग्नल इन होते हैं। एक्यूस्टिव की बात करें तो एक्यूस्टिव में हमने जाना है कि स्टाइलस में साउंड जनरेशन होता है, साउंड जनरेट करता है, और साउंड जनरेट करेगा तो सरफेस में हमारे पास माइक्रोफोन होंगे। और कैपेसिटिव आप जानते हैं जिसमें ह्यूमन की उंगली से हम कुछ लिख पाए, दैट इज कैपेसिटिव। यहां पर हो जाता है ग्राफिक टैबलेट का थोड़ा डिटेल, जिसके बारे में अभी हमने समझाया। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास अगला कंसेप्ट है जिसका नाम है बारकोड। अब बारकोड में दो चीजें होती हैं। अब अगर अगला है हमारे पास बारकोड में दो चीजें हैं। बारकोड में एक तो खुद बारकोड है, और इस बारकोड को रीड करने वाला रीडर है। एक तो बारकोड है, एक बारकोड को रीड करने वाला रीडर है। तो सबसे पहले बारकोड को जानेंगे, उसके बाद रीडर को जानेंगे। अब मैं कुछ ऐसी पीडीएफ आपके सामने ओपन करने वाला हूं जो आपको लगेगा सर थोड़ा सा डीप है, बट प्रयास पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए देखो, अगर बारकोड के बारे में डेफिनेशन पूछी जाए तो बारकोड एक ऐसा मशीन रीडेबल कोड होता है। मशीन रीडेबल यानी इसे सिर्फ मशीन रीड कर सकती है, ह्यूमन रीड नहीं कर सकता। इसमें हमारे पास पैरेलल लाइन और उनके बीच की चौड़ाई के साथ साथ हम ब्रेथ यानी सॉरी चौड़ाई तो ब्रेथ ही हो जाती है, चौड़ाई के साथ साथ स्पेस के आधार पर हम उसके टाइप को डिफाइन कर जाते हैं। क्यों ये डेफिनेशन क्यों मेंशन करी? वैसे तो बारकोड की डेफिनेशन सिर्फ यही है कि बारकोड एक ऐसा कोड होता है जो मशीन रीडेबल है, बस ये डेफिनेशन सबसे मेन है। अब जो आगे डेफिनेशन लिखी वो ये कह रही है कि समांतर लाइन होती, इन लाइन की चौड़ाई और स्पेस हमारे बारकोड की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं कि इसमें डेटा किस प्रकार का रखा है, वो सब डिफाइन करता है या टाइप भी बताता है। अब मैंने ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें जो सबसे पॉपुलर बारकोड होता है, पॉपुलर जैसे हम यूपीसी के नाम से जानते हैं, सबसे पॉपुलर जो बारकोड है यूपीसी। यूपीसी हो सकता है आपने नहीं देखा हो, लेकिन आपने क्यूआर बारकोड जरूर देखा होगा। क्यूआर कोड, क्यूआर कोड देखा है कि देखा? तो यूपीसी, क्यूआर तो आ जाए लेकिन यूपीसी बहुत पहले। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यूपीसी यूपीसी को कैसे देखें? तो कोई भी आप प्रोडक्ट देख लीजिए, कोई भी जो आपके आसपास पड़ा हो, कोई भी चिप्स हो, कोई भी घर में सामान पड़ा हो, उस पर जो बार कोड लगा है वही यूपीसी है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इसे कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा यूपीसी। बारकोड के टाइप बताऊंगा, बट यूपीसी के बारे में हमें पहले जानना है, तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं उस पर ऐसा हिंट बताना चाहूंगा। ये हमारा यूपीसी है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। इसमें दो चीजें हैं, देखो ये ऐसे वर्टिकल लाइन है, इन वर्टिकल लाइन में हमारे पास दो चीजें मेन होती हैं। एक तो इन लाइन की चौड़ाई और इनके बीच का स्पेस, दो बहुत जरूरी हैं।
अब यूपीसी, अगर आप यूपीसी की बात करें, जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, किसी भी प्रोडक्ट पर जो मार्केट से आप लेके आते हैं ना, ज्यादातर प्रोडक्ट पे आपको यही कोड नजर आएगा। और इस यूपीसी के दो वेरिएंट होते हैं। एक यूपीसी का वेरिएंट है जो 12 डिजिट का होता है, एक होता है जो 13 डिजिट का है। 12 डिजिट का हमारा यूपीसी कोड स्टैंडर्ड है और उसी के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। यहां पर यूपीसी के बारे में लिखा भी है, ये यूनिफॉर्म लिख दिया है, इसको थोड़ा नोट्स में सुधार लेना। यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिवर्सल है। ठीक है, ये रिटेल स्टोर में यूज होता है भाई। जो मॉल में आप सामान लेने जाते हो ना, उस पर ज्यादातर कोड आपको यही नजर आएगा, ज्यादातर कोड आपको यही मिलता है। अब जो 12 डिजिट का इसका कोड होता है ना, 12 डिजिट को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि 12 डिजिट का क्या मतलब है, कहां पर यूज होगा, कैसे समझेंगे उसे। तो जो 12 डिजिट का जो कोड होता है, उसमें स्टार्टिंग के जो 6 डिजिट होते हैं, फर्स्ट 6 डिजिट, ये कंपनी के बारे में बताते हैं कि ये प्रोडक्ट किस कंपनी ने बनाया है। यानी फर्स्ट 6 डिजिट यूपीसी में कंपनी के बारे में बताएंगे, कंपनी के बारे में। नेक्स्ट 5 डिजिट, नेक्स्ट 5 डिजिट प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। और जो लास्ट डिजिट, मैं यहां पर आपको अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो, यूपीसी फुल फॉर्म मेंशन कर लिया, ठीक है। यहां पे लिखो टोटल डिजिट हमारे पास 12 डिजिट का ये यूपीसी होता है, 12 डिजिट। 12 डिजिट में फर्स्ट फर्स्ट 6 डिजिट है, पहले के जो 6 डिजिट हैं ये कंपनी के बारे में बताते हैं, तो यहां पे कंपनी मेंशन करें। दूसरा नेक्स्ट 5, अगले 5 डिजिट, अगले जो 5 डिजिट बताएंगे वो प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, जो भी प्रोडक्ट उस कंपनी ने बनाया है। और जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट डिजिट यानी 12th नंबर का, उसे हम चेक डिजिट कहते हैं, चेक डिजिट कहते हैं। और ये स्कैनिंग में काम आता है, स्कैनिंग में। यूपीएससी को थोड़ा सा हम इसीलिए डिटेल कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि काम में आएगा। लेकिन बारकोड के जो टाइप है ना, वो भी समझना जरूरी है। अगर पूछा जाए कि टाइप ऑफ बारकोड कितने प्रकार का है, टाइप्स ऑफ बारकोड, तो टाइप ऑफ बारकोड दो प्रकार का है। एक है हमारे पास 1D और दूसरा हमारे पास 2D। 1D को हम लीनियर कहते हैं, लीनियर। 2D मतलब दो डायमेंशन वाला, जिसमें एक्स एक्सिस के साथ साथ बाई एक्सिस भी हो। और लीनियर मतलब जिसमें हॉरिजेंटल हो, बस एक्स एक्सिस। ये दो एग्जाम्पल हैं। मल्टीपल एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, मल्टीपल, जैसे सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल जो है हमारे पास 1D में आता है, हमारे पास यूपीसी। क्यों देखेंगे आप, इसमें सिंगल लाइन ही है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप 2D की बात करें तो इसमें हमारे पास क्यूआर कोड आता है। और आज आप क्यूआर कोड को थोड़ा सा देखिए, क्यूआर कोड को आप थोड़ा सा देखेंगे तो क्यूआर कोड हमारा स्क्वायर शेप में मिलता है। स्क्वायर शेप में बाई एक्सिस भी होता है और एक्स एक्सिस भी होता है, तो दोनों डिफाइन हो जाते हैं यहां पर। अब इनका यूज कहां है, क्यों यूज होता है, तो थोड़ा सा मैं डिटेल थोड़ा सा करना चाहता हूं। देखो, लीनियर जो है, लीनियर में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस। इसका जो यूज है ना, यूज यानी शॉर्ट लिमिटेड डेटा, यानी कम डेटा अगर आप स्टोर करना चाहते हैं, सॉरी, स्टोर लिमिटेड डेटा मतलब छोटा डेटा अगर आपको रखना है किसी कोड के अंदर, तो हम लोग सिंगल का यूज करते हैं, या फिर लीनियर जिसे कहते हैं उसका यूज करते हैं। इसकी एक क्वालिटी है कि इसमें न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक ही होते हैं बस।
यानी आप ऐसे रखो कि लीनियर जिसे 1D कहती हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है, मतलब एक्सेस होता है, उसमें लिमिटेड डेटा आता है, बहुत कम डेटा आता है। अगर आप मैंने आपको 1D बता दिया और 1D के अपोजिट में 2D का आपको डेफिनेशन पूछना चाहूं तो आप आराम से बता सकते हैं। 2D में क्या होता है कि हमारे पास देखो हॉरिजॉन्टल लाइन तो होती है बट बाई एक्सिस भी होता है। बाई एक्सिस मतलब इसमें बोथ लाइन का यूज होता है। तो हमारे पास जो मतलब अगर आप ये बोलेंगे कि 2D में क्या आएगा तो 2D में हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ बाई भी जा रहा है, और अगर आप लाइनिंग की बात करें तो एक्स में हॉरिजॉन्टल आ जाती है, बाई में हमारे पास वर्टिकल आ जाती है। तो दोनों लाइन का यूज होता है। अगर कैपेसिटी की बात करें तो मोर डेटा यानी बहुत ज्यादा डेटा अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो हम 2D का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है, ये आप थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा। देखो यूपीसी तो है ही है, यूपीसी जो कि 12 डिजिट का होता है। ये जो हमारा एईएन लिखा है ना, ये भी हमारा 1D का ही एग्जाम्पल है। ये यूपीसी का दूसरा वेरिएंट है। जो 13 डिजिट का मैंने बताया था ना, ये यूपीसी के दो वेरिएंट हैं। एक यूपीसी होता है जो 12 डिजिट का स्टैंडर्ड है, एक यूपीसी का 13 डिजिट का होता है, 13 डिजिट का जो वेरिएंट है, इसे हम ईएएन कहते हैं। और इसका पूरा नाम यहाँ पे वैसे मैं आगे लिखा दूंगा, ईएएन यूज भी बताएंगे हम इसका। ईएन बुकलैंड कहते हैं इसे, ईएन बुकलैंड कहते हैं। आगे हम इनका यूज पढ़ेंगे, बट अभी कभी पूछ लिया जाए कि 1D के एग्जाम्पल कौन से हैं, 2D के एग्जाम्पल कौन से हैं, तो आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा कि कोड 39 और 128 इसी में आते हैं, इंटरलीव 2 और 5 इसी में आ रहे हैं, पोस्टनेट भी हमारा इसी में आ रहा है। लेकिन अगर आप 2D के एग्जाम्पल देखेंगे, 2D बहुत सिंपल है। हमारा क्यूआर कोड, डेटा मैट्रिक्स, कोड 417, हमारा एडस्टैक, ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स हमारे किस में जाते हैं, 2D के एग्जाम्पल्स में आते हैं। यहां तक सिर्फ हमने बारकोड के डेफिनेशन, उसके टाइप्स की बात करें। अब हम क्या करते हैं, एक एक बारकोड का फिगर चेक करते हैं, उसका यूज कहां होता है उसके बारे में हम जानते हैं। मतलब मैं हर एक बारकोड को आपको दिखाऊंगा कि ये बारकोड है, इसका यूज कहाँ है, ये बारकोड है, इसका यूज कहाँ है। बस इतना हमें और समझना है, और फिर बारकोड रीडर को इन ब्रीफ बता दूंगा कि बारकोड रीडर कैसे काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर ज्यादा डीप हो जाएगा, उसमें हमें जाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। चलिए, तो यूपीसी का पहला वेरिएंट है यूपीसी ए, जो 12 डिजिट का होता है। इसका फिगर आपके सामने है, ये 12 डिजिट का है। और जितने भी रिटेल प्रोडक्ट होते हैं, रिटेल प्रोडक्ट मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट हैं, चिप्स है, ब्रश है, जितने भी हैं, सब पर आपको यूपीसी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस यूपीसी का दूसरा वेरिएंट है ईएएन, जिसे ईएन बुकलैंड के नाम से जानते हैं। ये 13 डिजिट का होता है, ये बुक्स में यूज होता है। बुक्स भाई, अगर आप मार्केट से जो भी बुक लाते हैं वहां पर जो बारकोड मिलता है वो यूपीसी का ही एक टाइप है, लेकिन 13 डिजिट का, जिसे ईएएन के नाम से जाना जाता है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। जी, फुल फॉर्म हो गया ईएन का, बुक। ईएन के बगल से आप एक चीज लिख लीजिएगा, वैसे बुकलैंड लिख लेंगे तो बहुत सरल होगा, नहीं लिखना चाहते तो बुक भी लिख लेना, वहां से भी काम चल जाएगा। अगला है हमारे पास कोड 39। कोड 39 कुछ ऐसा नजर आता है, और इसका यूज जो मिलिट्री के इक्विपमेंट होते हैं, मिलिट्री के, आर्मी वालों के इक्विपमेंट जितने भी हैं, वहां पर आपको जो कोड नजर आता है वो कोड 39 यूज होता है। भाई अगर आगे जाएं तो कोड 128 है, जो कुछ ऐसा नजर आता है। इनमें इसमें अल्फा न्यूमेरिक यूज होते हैं, यानी नंबर के साथ साथ अल्फा लेटर भी यूज होते हैं। इसका जो यूज है ना, वो हम बड़े लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर शिपिंग करनी है तो वहां पर हम कोड 39 का यूज करते हैं, सॉरी कोड 128 का यूज करते हैं। कोड 120 बड़े लेवल पे, क्योंकि नॉर्मल लेवल पे आप यूपीसी का यूज कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ा ज्यादा लेवल पे जाना है तो हम यूज करते हैं। आगे क्यूआर कोड आप जानते हैं, पेमेंट, इसके बारे में मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं, आप डेली बेसिस पे करते हैं। इंटरलीव्ड 2 ऑफ 5, जिसे शॉर्ट में हम लोग आईटीएफ के नाम से भी जानते हैं। क्या मतलब है इसका, तो आप इस सिर्फ इतना समझिए कि इंटरलीव 2 ऑफ 5 ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा आता है। 2 ऑफ 5 लिखा है यानी सिर्फ न्यूमेरिक डेटा है। नंबर के फॉर्म में अगर आप डेटा लिखना चाहते हो तो हम यूज करते हैं। सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को इनकोड करना है तो हम इंटरलीव 2 ऑफ 5। भाई 2 ऑफ 5 लिखा है, समझ जाना, नंबर है तो न्यूमेरिक डेटा आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सरल डेफिनेशन बता रहा हूं, वैसे बताने को तो और भी बता सकते थे बट वो फिर लिमिट नहीं है।
हम डॉलर लिमिटेड पे काम कर रहे हैं। अगला है हमारे पास डेटा मैट्रिक्स, ये आपको दिखाई दे रहा होगा डेटा मैट्रिक्स। डेटा मैट्रिक्स के बारे में आपको क्या लिखना है कि जितने भी हेल्थ केयर में, मतलब हमारे जो हेल्थ में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो आप डेटा मैट्रिक्स लिखना कैसे भाई, तो सिर्फ ये डेटा मैट्रिक्स लिखो और डैश करके लिखो कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे मेरे लैपटॉप का जो चार्जर है, उस चार्जर पे जो क्यूआर कोड है वो डेटा मैट्रिक्स कोड है। जो हेल्थ केयर के इक्विपमेंट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वहां पर आपको डेटा मैट्रिक्स कोड ही नजर आएगा। तो डेटा मैट्रिक्स यानी हाई डेटा कम जगह पर रख सकता है, और इसका यूज, मैंने बोला ना कि हर एक कोड का यूज कहाँ है वो जरूरी है। तो हेल्थ केयर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आप मेंशन कर लीजिएगा डेटा मैट्रिक्स के लिए। अगला है पीडीएफ 417। पीडीएफ 417 हमारा आईडी कार्ड और बोर्डिंग पास में यूज होता है। बोर्डिंग पास आप जानते हैं कहाँ यूज होते हैं भाई, जब हम एयर से यात्रा करते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, तो हवाई जहाज का जो टिकट होता है वहां पर, जिसे बोर्डिंग पास कहते हैं, वहां पर जो कोड आपको दिखाई देता है वो कोड हमारा 417 होता है। बाकी जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस पे जो हमारा वार कोड होता है वो पीडीएफ 417 ही होता है। तो पीडीएफ 417 कहाँ है, हमारे बोर्डिंग कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वहां पर यूज होता है। पोस्टनेट बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पोस्टल सर्विस में यूज होता है यूएस में, वो हमारा पोस्टनेट है। और लास्ट है हमारे पास एडटेक। एडटेक का यूज हम करते हैं जो यूरोपियन रेलवे टिकट होता है ना, वहां पर हम यूज करते हैं। एक लास्ट हमारे पास यहां पर और मेंशन कर लीजिएगा, जिसका नाम है कोडाबार। जिसका नाम है कोडाबार। कोडाबार हमारा ब्लड बैंक में यूज होता है। कोडाबार हमारा ब्लड बैंक में यूज होता है, ये और मेंशन कर लीजिएगा। नहीं, पीडीएफ की जरूरत है नहीं, सिर्फ मैं जो बता रहा हूं ना वर्बली डेफिनेशन, वो आपको लिख लेनी है। पीडीएफ में तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। चलिए, अब यूरोपियन रेलवे में हमारा पास एडटेक यूज होता है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने इंडियन रेलवे से कभी यात्रा करी है, तो हमारे इंडियन रेलवे टिकट पर कौन सा बार कोड होता है? इंडियन रेलवे बार कोड बताओ कौन सा होता है। किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। थोड़ा सा आपको देख के बताना है। रिजर्वेशन करते हैं तो क्यूआर कोड आता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों, ये कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की हैं जो ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं हमें। ठीक है, बारकोड रीडर की डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। बारकोड रीडर क्या है? जो बारकोड को रीड करता है भाई। हाँ, क्यूआर का फुल फॉर्म बहुत जरूरी है भाई। क्यूआर का फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, जिसे हम क्विक रेस्पॉन्स कोड कहते हैं। क्विक रेस्पॉन्स कोड। चलिए, बारकोड रीडर के लिए हम डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, सिर्फ बारकोड रीडर के लिए एक टेबल है, जिसे आप स्पेशली नोट डाउन कर लीजिएगा, बस इतनी ओमनी बहुत है। एक पेन टाइप होता है, लेजर होता है, सीसीडी होता है जिसे चार्ज कपल डिवाइस कहते हैं, कैमरा बेस्ड होता है जो हम क्यूआर कोड के लिए यूज करते हैं, एक ओमनी होता है। ओमनी बताना जरूरी है। ओमनी मतलब किसी भी एंगल से, ओमनी के आगे लिखना है कि किसी भी एंगल से हमारे बारकोड को रीड कर ले। क्यों? क्योंकि मल्टीपल लेजर बीम जनरेट करता है। सबसे जरूरी इन बारकोड में मुझे समझाने का एक ही बारकोड है, जिसका नाम है ओमनी। ओमनी का मतलब किसी भी एंगल से बारकोड को रीड करना। क्यों? क्योंकि मल्टीपल लेजर बीम का यूज करता है। बाकी आपके लिए बहुत सिंपल है, जैसे पेन टाइप बारकोड रीडर है। पेन टाइप हमारा लाइट सेंसिटिव पेन टेक्नोलॉजी का यूज करता है, और लेजर स्कैनर है तो लेजर भीम का यूज करता है। सीसीडी है
ये एलईडी सेंसर का यूज करता है किसी भी बार कोड को रीड करने के लिए। और कैमरा, तो कैमरा आप जानते हैं कि इमेज को स्कैन करता है। बाकी इनके लिए जो बोल्ट पॉइंट है, देखिए पेन के लिए हमने एलईडी लाइट मतलब लाइट सेंसिटिव पेन रखा है, और लेजर के हमने लेजर बीम रखी है, चार्ज कपल डिवाइस के लिए हमने एलईडी सेंसर्स रखे हैं, कैमरे के लिए कैमरा है, ओमनी के लिए जरूर है जो एनी डायरेक्शन किसी भी एंगल में हो उसे स्कैन कर सकता है। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या कहीं पे भी चेक इन करते हैं ना, तो आपकी जो स्कैनिंग होती है वो इसी ओमनी डायरेक्शन स्कैनर से होती है। ओमनी थोड़ा ज़्यादा डीप हो गया, बट अच्छा रहा सेशन। कुछ चीज़ें थोड़ी सी गई होंगी ये टेबल में। मैंने जितना लिखा ना पेन टाइप, आगे लिखना लाइट सेंसिटिव पेन होता है, लेजर स्कैनर लाइट लेजर बीम का यूज करता है, सीसीडी एलईडी सेंसर का यूज करता है, कैमरा इमेज, और ओमनी हमारा एनी एंगल। बस जितना दिया है ना उतना ही आपको लिखना, बस इतने से ही डेफिनेशन क्लियर। ज्यादा हाँ मैक्सी कोड नहीं, मैक्सी कोड मेंशन नहीं किया मैंने क्या? मैक्सी कोड बताया नहीं क्या? हाँ मैक्सी कोड भी है। मैक्सी कोड की एक क्वालिटी होती है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक मैक्सी कोड बार कोड भी होता है। मैक्सी कोड, मैक्सी कोड की ऐसे याद रखना, इसमें आई बॉल होती है, यानी बीच में ऐसे हमारा एक आई बॉल होता है बस। इसमें जो डॉट होते हैं ना, डॉट, ये हेक्सागन होते हैं, मतलब जो डॉट्स बने होते हैं वो हेक्सागन का यूज करते हैं। इतने से मैक्सी कोड में याद रखेगा। नहीं पीडीएफ की जरूरत नहीं है, ये जो पीडीएफ, ये आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं इस पीडीएफ की, सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। बाकी इतना जो बताया है उसे वीडियो से आप सिर्फ हिंट के तौर पे लिखना, क्योंकि पीडीएफ में बहुत डीप है, इतना आपको नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतनी नीड नहीं पड़ेगी, जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा इनपुट डिवाइस का पूरा सेशन। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी एक बार आप पीडीएफ है आपके पास, आप पीडीएफ से रीड करिएगा। और नेक्स्ट जो क्लास होगी ना हमारी, नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की डिवाइस यानी आउटपुट डिवाइस की चर्चा करेंगे। लेकिन आउटपुट डिवाइस में आपको पता है कि आप मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर मैंने माइक्रोफोन के साथ ही पढ़ा दिया है भाई। तो प्रिंटर पढ़ लोगे, प्लॉटर बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और हाँ, मॉनिटर को कई दूसरे नाम से भाई, जो टीवी होती है वो भी मॉनिटर है। हमारा प्रोजेक्टर का नाम सुना होगा आपने, काफी लोग प्रोजेक्टर नहीं जानते भाई। प्रोजेक्टर, मैं आपको प्रोजेक्टर ये एज अ मॉनिटर ही काम करता है। मैं प्रोजेक्टर दिखा देता हूँ आपको, नहीं लोग कभी प्रोजेक्टर को आप ये नहीं सर आपने पढ़ा है नहीं। प्रोजेक्टर हमारा मॉनिटर ही होता है, ये रहा प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर मॉनिटर के एग्जाम्पल में ही आता है। ठीक है, फिर भी कोई चीज आपको डाउट लगे, कोई भी कुछ भी, जैसे आपको ओमनी डायरेक्शन स्कैनर समझ में कोई दिक्कत नहीं, गूगल पे एक बार जस्ट हिंट के तौर पे डाल देना। फिर भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि जब आप गूगल पे एक बार डालोगे ना तो आप उस टर्म को तो सीखेंगे ही। बाकी इन केस कभी इन फ्यूचर आप किसी कंसेप्ट में फंसे तो उसको भी सॉल्व करना सीख जाओगे। सेल्फ, कहते नहीं सेल्फ स्टडी, वो यहीं से निकलती है। ठीक है, तो ये हो जाता है इनपुट डिवाइस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कल हम आउटपुट डिवाइस की चर्चा करेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चलते चले जाएंगे। बाकी कोई डाउट परेशानी रहे तो नंबर है स्क्रीन पर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स दोनों हैं आपके पास, तो किसी को कोई दिक्कत उम्मीद है आ नहीं रही होगी। फिर भी अगर आ रही है तो फिर आप कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए, और कोई परेशानी तो नहीं होगी। सेशन ऑलरेडी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा विदाई देने में, सीधा एंड करता हूँ। मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।